ऑक्टीफॉक्स हॉरर स्टोरी टाइम लाए हैं 2023 की हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कुछ चुनिंदा कहानियां। हमें सब्सक्राइब करके हमें आपका सपोर्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 की पहली कहानी। कहते हैं हर सफल व्यक्ति की कोई ना कोई गुप्त राज तो जरूर होता है, लेकिन सफलता विरासत में नहीं मिलती। कभी कभी उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये कहानी इसी बात को दर्शाती है। मैं आज एक सफल व्यक्ति हूं, लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें मैं अब ना तो सोचना चाहता हूं और ना ही उनका जिक्र। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया भी है। आज मैं अकेला हूं। इस बड़े से घर में मैं अकेला रहता हूं, पर अब तो जैसे आदत सी हो चुकी है। शांति ही तो बस अब मेरे अकेलेपन का एकमात्र साथी है। हर रात के जैसे वो रात भी शांत ही थी और मैं अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी हर गुजरते सेकंड के साथ तेज टिक टिक करती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे क्या पता था कि इस अकेली रात की शांति जल्द ही बिखर जाएगी। अचानक मेरी मेज पर रखे पुराने रोटरी फोन की घंटी बजी, जिसकी कर्कश आवाज कमरे की शांति को भंग कर रही थी। मैंने घड़ी को देखा, उसमें 12 बज रहे थे। इतने रात को कौन कॉल कर सकता है? यहां का नंबर तो किसी को पता ही नहीं। मैं झिझका, लेकिन आखिरकार रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन? एक भयावह आवाज ठंडी और भावना से रहित बोला। मुझे पता है तुमने क्या किया है। अपने अपराधों को स्वीकार करो। यह सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कांपते हुए पूछा, यह कौन है? दूसरी ओर से आवाज जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और फोन कट गया। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं कमरे में आगे पीछे चलने लगा। हर मोड़ के साथ मेरे कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। घड़ी में अब रात के 1 बज रहे थे, लेकिन मैं खुद को देखे जाने अनदेखी आंखों के एहसास से उबर नहीं पा रहा था। कोई मेरे रहस्य कैसे जान सकता है? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? हर सफल व्यक्ति की कोई ना कोई गुप्त राज तो होता ही है। मैंने इसे एक रॉन्ग कॉल या मजाक सोचकर इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सो गया। दूसरे दिन ठीक रात के 12 बजे फिर से रोटरी फोन की घंटी बजती है। तो मैंने सोचा, इस बार तो मैं उसे डांट दूंगा, मुझे परेशान करने के लिए। कौन है? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? दूसरी ओर से आवाज एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, तुमने रमेश के साथ क्या किया? तुम्हें रमेश याद भी है या तुमने उसे भुला ही दिया है? रमेश का नाम सुनते ही मैं कांप गया और कांपती आवाज में मैंने पूछा, रमेश? तुम्हें रमेश के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये राज तो किसी को पता ही नहीं। तुम कौन हो? बोलो, वरना मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। ठीक है, बोलता हूं। मैंने डरते हुए बोलना आरंभ किया। यह उन दिनों की बात है जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके नौकरी ढूंढ रहा था। नौकरी ढूंढने के दौरान मेरी मुलाकात रमेश से हुई और हमारी दोस्ती गहरी हो गई। और एक दिन मैंने सुना कि रमेश को भी नौकरी मिल गई है। नौकरी ना पाने की स्थिति में मैंने बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, पर उसके लिए 5 लाख की जरूरत थी। तो मैंने रमेश से 1 साल में वापस चुकाने का वादा करके उससे 10 लाख ले लिया। 6 महीने में मेरा बिजनेस फल फूल गया और रमेश को रुपए वापस देने को मैंने भुला दिया। 2 साल बाद रमेश मेरे पास अपने रुपए लेने आया। उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी चली गई है और उसकी पत्नी और 1 साल के बेटे को खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उस वक्त मैंने उसे पहचानने से इनकार करते हुए अपने ऑफिस से निकलवा दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि उसने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मुझे बुरा लगा, पर मैंने इसे भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं रमेश का गुनहगार हूं। उस वक्त
मेरे सोच पर मेरी लालच ने कब्जा कर रखा था। मुझे माफ कर देना रमेश। हया सुनते ही उसने फोन काट दिया। कमरे में एक असहज गहरी खामोशी छा गई और मैं निशब्द होकर पूरी रात बैठा रहा और एक तक होकर कमरे में रखे मोमबत्ती को देखता रहा। मोमबत्ती को देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरा मन भारी लगने लगा। एक भयानक अपराध बोध के साये में अब मुझे जीना होगा। दूसरे दिन ठीक रात को 12 बजे फिर से उस व्यक्ति ने कॉल किया। मैंने कांपते हुए स्वर में बोला, हेलो। क्या तुम्हें अभिरूप याद है? उसके साथ तुमने क्या किया था? अभिरूप का नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और मेरे आंखों के सामने आग की लपटों का दृश्य उभर आया। बताओ मुझे। तुम कौन हो और ये सब मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? मैं ये पीड़ा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बताओ मुझे। अंदर से टूटा हुआ और हताश होकर मैंने बोलना शुरू किया। अभिरूप मेरा बिजनेस राइवल था। शुरुआत में मेरा बिजनेस ठीक ही चल रहा था, पर कुछ वक्त बाद बिजनेस में नुकसान होने लगा। मुझ पर लाखों का कर्ज हो गया था। मैंने चारों तरफ हाथ पैर मारे पर कुछ नहीं हो रहा था। तभी एक दिन एक बहुत बड़ा टेंडर आया जो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर वो टेंडर अभिरूप के कंपनी को मिल गया और मेरा कोटेशन दूसरे स्थान पर आया। टेंडर के अनुसार अगर अभिरूप उस टेंडर को पूरा ना कर सका तो वो टेंडर दूसरे स्थान की कंपनी को मिल जाएगा। आपने बिजनेस को बचाने के लिए मैंने अभिरूप के फैक्ट्री में आग लगा दिया, पर उस दिन अभिरूप अपने परिवार के साथ फैक्ट्री में ही था, टेंडर के मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये बोलते हुए मैं रो पड़ा। ये सिलसिला रात दर रात चलता रहा, जिसने मुझे अंदर से खोखला, कमजोर और एक जिंदा लाश की तरह बना दिया। 6वें दिन सवेरे मेरे कमरे में रामू काका आए और मुझे फोन की तरफ नजरें गड़ाए हुए देखा तो वे बोले, साहब, टेलीफोन लाइन तो 1 हफ्ते से बंद है। बाहर रोड का काम चल रहा है, इसलिए इस इलाके की सभी लाइन 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। ये सुनते ही मैं चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अगर फोन लाइन बंद है तो मुझे कॉल कौन और कैसे कर रहा है। पश्चाताप, डर और खौफ में पूरा दिन बीत गया और रात के ठीक 12 बजे फिर से कॉल आया। मैंने कांपते हाथों से फोन का रिसीवर को उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भयावह हंसी की एक लहर दौड़ गई और उसने कहा, हेलो मिस्टर घोष, मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। यह बोलते हुए वाह मेरे सामने प्रकट हुआ, एक विकृत रूप में, जिसके भयानक रूप को देखकर मेरे आधे शरीर में लकवा पड़ गया। तुम्हारे पापों ने मुझे बहुत सताया है। तुम्हें जीने का तो कोई हक नहीं, पर तुम्हें जीना होगा। तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हें ये श्रापित जीवन जीना होगा। यही होगी तुम्हारे पापों की सजा। वो जिस प्रकार आया था उसी प्रकार गायब हो गया। मैंने अपने टूटे स्वरों से उससे माफी मांगनी चाहिए, पर शब्द न निकल सके। कमरा खाली था, फिर से वही खामोशी और अनंतकाल का अकेलापन था। अगली कहानी एक ऐसी डिनर पार्टी की है जिसके भयावह राज को जानकर आप शायद कभी न जाना चाहेंगे। लेकिन इस राज का पता रवि और अश्वनीता को नहीं था और उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। चलिए जानते हैं कि उनके साथ आगे क्या होता है। उस दिन पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया, जिन्हें देख मेरी पत्नी अश्वनीता और मैं बहुत रोमांचित हुए। एक विदेशी स्मिथ अपनी पत्नी सारा और 2 बच्चों लूसी और डेनियल के साथ आदर्श पड़ोसी लग रहे थे। वे मिलनसार दिखाई दिए और हमारे पड़ोस को लंबे समय से कुछ नए चेहरों की जरूरत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हम स्मिथ परिवार की कुछ अनोखी आदतों पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके।
वे दिन के समय कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे और उनकी खिड़कियां हमेशा मोटे पर्दों से ढकी रहती थीं। रात में उनके तहखाने की खिड़कियों से अजीब रोशनी टिमटिमाती थी, जिससे एक भयानक छाया पड़ती थी। एक शाम हमारे दरवाजे के नीचे एक हस्तलिखित नोट खिसक गया। ये स्मिथ परिवार के घर पर डिनर पार्टी का निमंत्रण था। हमें थोड़ा अटपटा लगा। मेरी पत्नी ने असंतुष्टि के भाव से कहा, वे लोग तो घर आके भी हमें निमंत्रण दे सकते थे, कार्ड भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला, वे लोग विदेशी हैं, उनके यहाँ शायद ऐसे ही निमंत्रण करते होंगे। चलो इसी बहाने हमने अपने नए पड़ोसियों को बेहतर तरीके से जानने और शायद उनके असामान्य व्यवहार के पीछे के रहस्य को उजागर कर सके। उत्सुकतावश हमने इसे स्वीकार कर लिया। डिनर पार्टी की रात आ गई और हम स्मिथ परिवार के घर की ओर चल दिए। स्मिथ के घर के अंदर का माहौल शांत था, प्रकाश मंद था। हम स्मिथ के परिवार वालों से मिले, लेकिन हमें यह देख थोड़ा अटपटा लगा कि स्मिथ का परिवार अत्यधिक विनम्र, मेरा मतलब है लगभग रोबोट जैसा लग रहा था, और उनकी बातचीत भी धीमी थी। रात के खाने के दौरान मैं बेसमेंट से आ रही अजीब रोशनी के बारे में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। स्मिथ की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई और उन्होंने अपनी पत्नी पर चिंतित दृष्टि डाली। ओह, ये तो मेरा शौक है, उसने सवाल टालते हुए जवाब दिया। तुम जल्द ही समझ जाओगे। रात के खाने के बाद मैंने शौचालय जाने की इच्छा प्रकट की और मंद रोशनी वाले गलियारे से नीचे तहखाने में चला गया। तहखाने में मुझे भयानक सजीव पुतलों से भरा एक कमरा मिला। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बिल्कुल हमारे पड़ोसियों की तरह लग रहे थे। प्रत्येक पुतले पर एक नेम टैग था, लूसी, डैनियल, सारा। जैसे ही मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, मैं भयभीत हो गया। मैं ऊपर की ओर भागा। मेरा मन भय और भ्रम से दौड़ रहा था। मैंने उत्तर मांगते हुए स्मिथ से बात की। उसकी ठंडी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें एक भयावह रोशनी से चमक उठी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अश्वनीता और मैं स्मिथ के घर से भाग गए, उस विभत्स सत्य को पीछे छोड़कर जो हमने खोजा था। हमने पुलिस को बुलाया, जो कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन जब वे स्मिथ के घर में दाखिल हुए तो वह घर खाली था। वहां कोई पुतले नहीं थे। हमारे पड़ोसियों के काले रहस्य का कोई सबूत नहीं था। उसी रात स्मिथ अपने परिवार के साथ गायब हो गए और अपने पीछे सभी पड़ोसियों को सदमे में छोड़ गए। लेकिन हमारे लिए दुःस्वप्न जारी रहा। उस रात की भयावह दृश्य और सभी घटनाओं ने हमें भयभीत कर दिया था। दिन रातों में बदल गए, मगर डर और खौफ का माहौल बना रहा। वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी बेचैनी थी और एक अनसुलझा रहस्य जिसमें अनेक राज छुपे हुए हैं या फिर छुपाए रखे हैं। हर रात हम बगल के खाली घर से अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहट और मदद के लिए हल्की हल्की चीखें सुनते थे। यह सिलसिला रात दर रात चलता रहा। एक रात, अब और पीड़ा सहन करने में असमर्थ, हमने स्मिथ के तहखाने की फिर से जांच करने का फैसला किया। इस बार हमें कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली चीज मिली। पुतले जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे, जिनके नेम टैग पर इस बार हमारे नाम लिखे हुए थे, रवि और अश्वनीता। जैसे ही हमने भयभीत होकर पुतलों को ध्यान से देखा, पुतले हिलने लगे। उनके कठोर अंगों में जैसे जान आने लगी। वे धीरे धीरे हमारी ओर मुड़े। उनकी आंखें खाली और निष्प्राण थीं। और फिर वे एक स्वर में बोले, परिवार में आपका स्वागत है। ये कहानी कोलकाता से ऋत्विक दास ने भेजी है। हॉस्टल मेरे जीवन की ये एक छोटी सी कहानी है जो घटी तो एक बार थी, पर एक गहरी छाप छोड़ गई।
मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था, पर ट्रेन लेट होने के कारण कॉलेज के हॉस्टल में मैं देर रात पहुंचा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। अगली सुबह को मेरा कॉलेज में पहला दिन था, जिस कारण थोड़ी घबराहट और बेचैनी थी। मुझे 307 कमरा दिया गया था। मैंने चाबी ली और जल्दी से सोने के लिए कमरे में चला गया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, एक पुराना चरमराता हुआ बिस्तर और एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे चांदनी की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। हवा भारी लग रही थी और मुझे यह एहसास हो रहा था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। कमरे में उखड़ते वॉलपेपर अपने आप में रहस्य छिपाए हुए थे। फीकी स्याही में लिखे धुंधले भूतिया संदेश दीवारों पर छा गए। मैं उनके गूढ़ शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया। कमरे में रात बेचैन करने वाली थी। मैं ठुड्डी तक कंबल खींचकर बिस्तर पर लेटा था और कोने में छिपी किसी छायादार उपस्थिति को महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन इसकी दुर्भावना स्पष्ट थी। उत्तर की तलाश में मेरी नजर बिस्तर के नीचे धूल भरी चमड़े से बंधी एक पत्रिका पर पड़ी। इसके पन्ने रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रविष्टियों से भरे हुए थे, जो कमरे में रुके पिछले विद्यार्थियों के अनुभवों को बयां कर रहे थे। रातों की नींद हराम करने और भूतिया मुठभेड़ों की कहानियों ने मुझे झंझोर कर रख दिया। जैसे जैसे मैंने पत्रिका पढ़ी, रात और भी गहरी होती गई, जो भयानक वर्णक्रमीय आकृतियों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपवित्र रहस्य फुसफुसाए और मुझे गहरे रसातल में जाने का इशारा किया। पागलपन ने मुझे खत्म करने की धमकी दी। जैसे ही मैं प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, हवा तनावपूर्ण हो गई। कमरा एक भयानक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था और मेरे सामने एक छायादार आकृति उभरी। इसकी उपस्थिति दमघोंटू थी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी गंभीर महत्व की बात को संप्रेषित करने का प्रयास कर रही है। जैसे ही भोर हुई, मैं घबरा के नींद से जागा। मैं कमरे को देखकर चौंक गया। कमरे की खिड़की ठीक थी, पर्दे हवा में उड़ रहे थे, नए वॉलपेपर रोशनी में चमक रहे थे, बिस्तर नया था और कमरा साफ सुथरा और खाली था। उस द्वेषपूर्ण शक्ति का कोई निशान नहीं बचा जिसने मुझे पीड़ा दी थी। मैं समझ गया कि देर रात को सोने और कॉलेज के पहले दिन की टेंशन के कारण मैंने एक बुरा सपना देखा है। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए जैसे ही मैं बिस्तर से नीचे उतरा, मेरी नजर टेबल पर परी चमड़े से बंधी एक पत्रिका पर पड़ी, जिसे देख मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं निशब्द होकर बैठ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली कहानी की तरफ। क्या हो अगर आपके घर में कोई अनजान अतिथि आ जाए और आपको पता चले कि वो व्यक्ति आपके अतीत के गुप्त राज जानता है? यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अतिथि। वह एक अकेली रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और मेरी खिड़की पर बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही थी कि मानो कोई दस्तक दे रहा हो। मैं जंगल में शहर से दूर अपने छोटे से केबिन में अकेला था। जैसे ही मैंने खिड़की के शीशे से झांका, मुझे तूफान में छिपी एक छायादार आकृति नजर आई। अगले ही पल वो गायब हो गई। इसे एक भ्रम सोचकर मैंने नजरअंदाज कर दिया। अचानक बिजली चली गई और मैंने एक मोमबत्ती जलाई। मेरे केबिन के अंदर उस मोमबत्ती ने धीमी रोशनी प्रदान की। धीमी रोशनी से परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और कमरे में एक बेचैन कर देने वाली शांति भर गई थी, जो केवल छत पर बारिश की लगातार गड़गड़ाहट से टूट रही थी। मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि तभी केबिन के बाहर से एक हल्की ठक ठकाने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही मैं लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सावधानी से उसे खोला तो काली रात के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद मेरे कान बज रहे हैं। इतनी रात को इस जंगल में कौन आएगा? जैसे ही मैं वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, दरवाजे पर एक छायादार आकृति देखकर मैं चौंक गया। वह एक व्यक्ति था, बारिश से भीगा हुआ और थका हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे से छिपा हुआ था। उन्होंने तूफान से बचने के लिए आश्रय ढूंढने के बारे में बड़बड़ाया और अंदर आने को कहा। मैं एक मुसाफिर हूँ, जंगल में भटक गया हूँ और बारिश में भीग भी गया हूँ। क्या आज रात के लिए आप मुझे आपके केबिन में रुकने देंगे? मेरा उद्देश्य खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। मैंने अनिच्छा से उस अजनबी को अंदर आने दिया।
वे अंदर आके फायरप्लेस के पास बैठ गए। उनकी निगाहें बेचैनी भरी तीव्रता से मुझ पर टिकी थी। हमने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, लेकिन हवा में स्पष्ट तनाव व्याप्त हो गया। उनकी उपस्थिति दखल देने वाली महसूस हुई और मेरी बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मैं शहर में रहता हूँ। यहाँ मन की शांति पाने के लिए आता हूँ। वे कुछ सोचे और पूछा, शांति या पश्चाताप आपसे हुए किसी अपराध के लिए? नहीं, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं निष्पाप हूं। अजनबी का रवैया बदल गया और उनके होंठ एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्वीकारोक्ति में उन्होंने अपने अतीत के एक गहरे रहस्य का खुलासा किया, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खतरनाक व्यक्ति की उपस्थिति में था। उन्होंने कहा, अपराध तो हुआ है आपसे? अजनबी अचानक उठा और मेरे करीब आने लगा। मेरे भीतर घबराहट बढ़ गई। अजनबी मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि मेरे द्वारा किए गए भयानक अपराध के लिए न्याय मांगने आया था। 2 महीने पहले मेरी कार से एक एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मैंने उसकी मदद नहीं की, जिस कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा आई है इंसाफ या दंड के लिए, जिसके बिना वो यहां से नहीं जाएगी। ये जानकर मैं उनसे दिल से माफी मांगी और उसे आश्वासन दिया कि मैं आजीवन उसके परिवार की देखभाल करूंगा। यह जानकर उस प्रेत को राहत मिली। अजनबी उसी तरह अचानक चले गए जैसे वे आए थे और तूफानी रात में गायब हो गए। केबिन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन बेचैनी का एहसास बना रहा। उस अकेली रात की घटना मेरी स्मृति में सदैव बनी रहेगी। अगली कहानी कोरोना के समय में एक कॉल सेंटर में नौकरी करने वाले की है, जिसका सामना कॉल सेंटर की आत्माओं से हुआ। चलिए जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। कॉल सेंटर। मेरा नाम प्रकाश है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन कोरोना के कारण मुझे 1 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली और अब मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई है। उनके पास नाइट कॉल्स को संभालने के लिए कोई स्टाफ नहीं था, इसलिए जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे सीधे नाइट शिफ्ट में डाल दिया। अनिच्छा होते हुए भी मैंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। रात में मैं कॉल लेने वाला एकमात्र कर्मचारी था। अन्य कुछ कर्मचारी अन्य विभागों से थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। एक रात मैं मंद रोशनी वाले कॉल सेंटर में अकेला बैठा था। शांत कमरे में फ्लोरोसेंट की धीमी रोशनी फैल रही थी। अकेले रात का शिफ्ट करना हमेशा अजीब था, लेकिन वेतन अतिरिक्त था, जिस कारणवश मैं राजी हुआ। मेरा हेडसेट मेरी मेज पर पड़ा हुआ था और अगली कॉल का इंतजार कर रहा था। इनकमिंग कॉल का संकेत देते हुए मेरी स्क्रीन झपक गई। मैंने अपना हेडसेट उठाया और कॉल करने वाले का अभिवादन किया, लेकिन मैंने केवल भारी सांस लेने की आवाज सुनी। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मैंने पूछा। सांसें और अधिक अनियमित हो गई और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट रेखा के माध्यम से गूंज उठी। वे आपके लिए आ रहे हैं। जैसे ही मैंने घबराकर कॉल काटा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये एक मजाक होना ही था, है ना? कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वे भयावह शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वे आपके लिए आ रहे हैं। डर और घबराहट से भरा हुआ मेरा मन जब शांत हुआ, तब मैंने कॉलर की कॉलर आईडी की जांच की, पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई, जो थोड़ा अजीब था। मिनट घंटों में बदल गए और मेरी बेचैनी खत्म होने से इनकार कर रही थी। कार्यालय ठंडा लग रहा था, परछाइयां और गहरी हो गईं। फिर मैंने मुझे एक आवाज सुना, खाली गलियारे में कदमों की आवाज, जो पूरे ऑफिस में गूंज रही थी, जो सुनसान रात में एक डरावनी आवाज की तरह लग रही थी। मैं अपनी कुर्सी घुमाकर अंधेरे गलियारे में झांकने लगा। मैंने डरते हुए फिर से पूछा, क्या वहां कोई है? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया और आवाज भी बंद हो गई। कोई था तो नहीं। मैंने खुद से कहा कि यह मेरी कल्पना है जो मेरे साथ चालाकी कर रही है। फिर मैंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। कार्यालय सुनसान था, लेकिन मैंने वाटर कूलर पर एक सहकर्मी को देखा जो शांत होकर पानी भरी जा रही थी। क्या तुमने वो कदमों की आहट सुनी? मैंने पूछ लिया। वह शून्य भाव से मेरी ओर मुड़ी। कदमों की आहट? हम यहाँ अकेले हैं। आपने शायद मेरे कदमों की आहट सुनी होगी। एक गिलास पानी पीने के बाद जैसे ही मैं अपने डेस्क पर लौटा, मेरा कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया और डेस्कटॉप की फाइलें
अपने आप खुल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य उपस्थिति मुझे चिढ़ा रही हो। घबराहट फैल गई और मैंने नौकरी छोड़ने पर विचार किया, लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सका था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक हेडसेट में फिर से बीप हुई। एक कॉल आ रही है। सब कुछ भुलाकर मैंने कॉल करने वाले का अभिवादन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने ही कॉल किया था। इस बार आवाज साफ थी। आप उनसे बच नहीं सकते, वे आपके चारों ओर हैं। उसके शब्दों ने डर और खौफ का माहौल बना दिया। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन लाइन बंद हो गई। कार्यालय अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल अंधेरे में धड़कने लगा। मैं अपने फोन की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उसकी कमजोर टॉर्च का उपयोग कर रहा था। गलियारे घुमावदार और अंतहीन प्रतीत हो रहे थे और मेरा हर कदम गलियारों में गूंज रहा था। मैं भय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। और फिर मैंने सुना कई आवाजें हल्की हल्की मेरा नाम पुकार रही थी। मैं रुक गया और पता नहीं क्यों बाहर निकलने की कोशिश करने की जगह उस आवाजों को फॉलो करने लगा। मेरी फोन की टॉर्च टिमटिमा रही थी। गलियारे के अंत में मैंने एक दरवाजा खुला हुआ देखा। उसे धकेलते हुए मैंने एक भयानक नीली रोशनी से नहाए हुए कमरे में कदम रखा। केंद्र में एक वर्णक्रमीय आकृति खड़ी थी। इससे मेरे सहकर्मी का चेहरा सामने आ गया, जो पहले गायब हो गई थी। वह खोखले अलौकिक स्वर में बोली, वे यहाँ सदियों से इस कॉल सेंटर में फंसे हुए हैं। अब वे चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें। घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपने कदम पीछे किए और तभी छाया से और अधिक भूतियां आकृतियां उभरी जो मेरी ओर पहुंच रही थी। मैं चिल्लाया और भागा। कार्यालय मेरे चारों ओर घूम रहा था। आवाजें तेज और अधिक खतरनाक हो गई। मेरी टॉर्च बंद हो गई, जिससे मैं घोर अंधकार में चला गया। और फिर जैसे ही मैं हाँफने लगा, कॉल सेंटर पूरी तरह से गायब हो गया। मैं डर के अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं खुद को अपने बिस्तर पर जाग गया, पसीने से लथपथ। मुझे यकीन हो गया कि यह सब एक दुःस्वप्न था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, मुझे एक वॉइसमेल की सूचना दिखी। कांपते हुए मैंने इसे बजाया। एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम हमसे बच नहीं सकते। अगली कहानी है दो बिछड़े हुए भाइयों की, जहां एक बाइकर अपने खोए हुए छोटे भाई की खोज में निकला है, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं इस कहानी में। बाइकर की हर यात्रा एक रोमांचक यात्रा होती है। हर एक मोड़ एक नई खोज, एक नई मंजिल को उजागर करता है। मेरा भाई रमेश थोरा बहुत मेरे जैसा है, पर वो बाइकर नहीं है, बल्कि वो एक खोज करता है, नई जगहों की खोज, और उन जगहों की रहस्यमयी चीजों को जानना उसका जुनून है। हम दोनों की बनती नहीं थी, क्योंकि मुझे खुला आसमान रोमांचित करता था और उसे बंद कमरे और बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य रोमांचित करता था। पर आज मेरी यात्रा मेरे अलग हो चुके भाई रमेश के एक रहस्यमय संदेश से शुरू हुई। वह अचानक गायब हो गया था और रहस्यमयी सुराग और अनसुलझे प्रश्नों की एक श्रृंखला अपने पीछे छोड़ गया था, जिसने मेरे सपनों को परेशान कर दिया। संदेश में बस इतना कहा गया था, अपनी किस्मत के चौराहे पर मुझसे मिलो। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सका, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि यह पहेली एकमात्र सुराग थी जिससे मैं अपने खोए हुए भाई को ढूंढ सकता था। अपनी किस्मत के चौराहे पर मुझसे मिलो। भाई क्या कहना चाहता है? कौन सा चौराहा, कैसी किस्मत? मुझे किसी भी हाल में इस पहेली को सुलझाना ही होगा। वो रात छाया में लिपटी हुई थी और हवा घाटियों के माध्यम से रहस्य फुसफुसा रही थी। सड़क अंतहीन रूप से आगे तक फैली हुई थी, केवल ठंडे चंद्रमा से रोशन थी। मैं एक अकेला बाइकर था, काली रात में खोया हुआ एक मुसाफिर उन उत्तरों की तलाश कर रहा था जो बहुत लंबे समय से मुझसे दूर थे। मैं उसे ढूंढने के लिए मजबूर हो गया था और वह पहेली मुझे इस उजाड़ सड़क पर ले गई। जैसे जैसे मैं रात में आगे बढ़ता गया, मैं बीच में एक चौराहे पर पहुंच गया। पहली नजर में चौराहा सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें बात कुछ अलग थी।
ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की हवा ही सदियों की भूली बिसरी कहानियों का बोझ ढो रही हो। मैंने अपनी बाइक पार्क की और क्षेत्र का सर्वे किया। मेरी नजर एक पुराने साइन पोस्ट पर पड़ी, जिस पर फीके अक्षर अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा कर रहे थे। प्रत्येक दिशा का नाम एक प्रमुख पाप के नाम पर रखा गया था। वासना, लालच, क्रोध और ईर्ष्या। और बीच में 5वां रास्ता था, जिसका कोई नाम नहीं था, जो जंगल के बीचों बीच जाता था। तभी मुझे अपने भाई का संदेश याद आया, अपनी किस्मत के चौराहे पर मुझसे मिलो। तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तो क्या यही था मेरे भाग्य का चौराहा? पर मुझ में ना तो वासना है, ना तो लालच, ना ही क्रोध और ईर्ष्या, तो बिल्कुल ही नहीं। मुझ में तो है जुनून। तो ये 5वां रास्ता, जिसका कोई नाम नहीं, इसे ही चुनता हूं। देखते हैं क्या होता है। मैंने बिना नाम का रास्ता चुना, एक ऐसा निर्णय जो लापरवाह और अपरिहार्य दोनों लगा। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया और घने जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क और भी खतरनाक हो गई। पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहटें नाच रही थीं, जैसे लंबे समय से भूली हुई आत्माओं की बड़बड़ाहट। मुझे एक उपस्थिति महसूस हुई, एक अदृश्य मार्गदर्शक जो मुझे अज्ञात की ओर गहराई तक ले जा रहा था। ऐसा लगा मानो मेरे भाई की आत्मा फुसफुसाकर मुझे प्रोत्साहन देती हुई मेरे साथ चल रही हो। घंटों बीत गए और मैं चांदनी में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंच गया। वहां मुझे एक प्राचीन ढहती हुई हवेली मिली, जो हवा से बनी प्रतीत होती थी। मैं हवेली में दाखिल हुआ। मेरा हर कदम गुफानुमा सन्नाटे में गूंज रहा था। पुरानी किताबों और लंबे समय से दबे रहस्यों की गंध से हवा भारी थी। जैसे जैसे मैंने कमरे दर कमरे खोजे, मुझे धूल भरी एक लाइब्रेरी मिली, जिसमें उन लोगों की कहानियां थीं जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चले थे। किताबों में हवेली के भीतर छिपी एक अलौकिक विरासत के बारे में बताया गया था। शक्ति और ज्ञान की विरासत, लेकिन साथ ही अंधकार और निराशा की भी। ये उन लोगों को दिया गया एक उपहार था जिन्होंने अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने का साहस किया। ऐसा लग रहा था कि मुझे चुना गया था, लेकिन किस कीमत पर और क्यों? जैसे जैसे मैं हवेली की गहराई में उतरता गया, मुझे लगा कि एक दुष्ट उपस्थिति मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। परछाइयां मेरी दृष्टि के किनारे पर नाचने लगीं और फुसफुसाहटें ऐसी आवाजें बन गईं जो मजाक उड़ाती थीं और बहलाती थीं। ये ऐसा था मानो हवेली स्वयं मेरे संकल्प की परीक्षा लेना चाहती हो। मुझे बंद दरवाजों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। हर दरवाजे को खोलने के साथ मैंने अपने अतीत के एक हिस्से को उजागर किया, उन गलतियों और पापों का सामना किया जिन्होंने मुझे इस क्षण तक पहुंचाया था। आखिरकार मैं हवेली के केंद्र में पहुंच गया, एक कमरा जो अलौकिक चमक से नहाया हुआ था। केंद्र में एक कुर्सी के ऊपर एक गहरा अलंकृत मुखौटा था। जैसे ही मैंने मुखौटा पहना, उस पल में दुनिया मेरे चारों ओर बदल गई। मैं स्वयं को चौराहे पर खड़ा पाया, लेकिन अब वह उजाड़ सुनसान जगह नहीं थी। इसके बजाय ये जीवन से भरपूर था। दूर से एक व्यक्ति मेरे करीब आया। उन्होंने बताया, यह हवेली एक प्रकार से यातना गृह थी, एक ऐसी जगह जहां सभी के देखने के लिए किसी के पापों को उजागर किया जाता था, जहां मुक्ति और दंड अधर में लटके होते थे। यह स्थान असामान्य पुण्य या अपराध के लिए क्षमा या दंड देने की जगह है। पुण्य आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, पर यह आपके मन का चयन है कि आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं या भूलोक में ही रहना। उनकी बातों को सुनकर मैं समझ गया कि मेरा भाई अब कहां है। वो यही तो चाहता था, यही तो थी उसकी मंजिल। पर यह मेरी मंजिल नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं। ये सोचकर मन में एक संतुष्टि और आंखों में खुशी और दुख के आंसू लेकर मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। क्या हो अगर आपको एक कॉल सेंटर में नौकरी मिले और आपको पता चले कि वो कॉल सेंटर असल में भूतों का कॉल सेंटर है? चलिए जानते हैं। मुझे वह दिन याद है जैसे कल ही की बात हो। मुझे एक नौकरी की सूची मिली थी। वह पतझड़ की एक तेज दोपहर थी जब मैंने विज्ञापन देखा। नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर ऑपरेटर चाहिए, बहुत अधिक वेतन। रोजगार के लिए बेचैन होकर
मैंने सूचीबद्ध नंबर डायल किया और दूसरी ओर से धीमी कर्कश आवाज से मेरा स्वागत किया गया। यदि आप रुचि रखते हैं तो आधी रात को 13 बेलवुड लेन पर मुझसे मिले। और आवाज ने फोन काट दिया। इस तरह की विचित्र प्रस्ताव ने मुझे चकित कर दिया। अरे, उसने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं सोच में पड़ गया और मैंने आगे जांच करने का फैसला किया। बेलवुड लेन एक संकरी घुमावदार सड़क थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी और प्राचीन कटे हुए पेड़ों से घिरी हुई थी। 13 नंबर का घर एक गॉथिक हवेली जैसा दिखता था। इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और आईवी लता इसकी खस्ताहाल दीवारों पर रेंग रही थी। मैं झिझका, लेकिन अंततः दरवाजे पर दस्तक दी। एक लंबे दुबले पतले आदमी ने दरवाजा खोला। वह बोला, आप देर से आए हैं, अंदर आ जाए। और मुझे एहसास हुआ कि फोन पर वही व्यक्ति था। बिना किसी और स्पष्टीकरण के वह मुझे अंदर ले गया। अंदर मंद रोशनी वाला कमरा पुराने टेलीफोनों और प्राचीन स्विच बोर्डों से भरा हुआ था। उन्होंने बताया, आपका काम रात के दौरान फोन कॉल का जवाब देना है। वह थोड़े रुके और फिर उन्होंने भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कॉल्स ये आम कॉल्स जैसी नहीं है जिनका आपने पहले कभी सामना किया हो। इसका मतलब क्या है? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उन्होंने भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, फोन एक साथ बजने लगे। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैंने एक फोन का रिसीवर उठाया और रिसीवर से एक फुसफुसाहट गूंजी जिससे मेरी शरीर में सिहरन दौड़ गई। फोन करने वाले ने अपने गहरे भय और पीड़ा के बारे में बात की। उनकी आवाज विकृत और पीड़ा से भरी थी। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे एक शरीर चाहिए। मैं निशब्द हो गया और फोन के रिसीवर को रख दिया। मैंने उस आदमी की ओर देखा जिसने मुझे काम पर रखा था, लेकिन वह केवल मुस्कुराया। बहादुरी और बेवकूफी में शायद थोड़ा फर्क होता है, जिसकी सटीक व्याख्या शायद मुझे नहीं पता थी। सुबह होते ही मैं वहां से चला गया। उन्हें कुछ नहीं कहा और ना ही पूछा। अगले शाम को मैं फिर से वहां पहुंच गया। उन्होंने दरवाजा खोला और मैं चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये सिलसिला चलता रहा। हर रात दर रात कॉलें आती रहीं। मैंने कब्र के पार से सांत्वना की तलाश में पीड़ित आत्माओं की आवाजें सुनी। कुछ ने अपनी मृत्यु की कहानियां सुनाई, जबकि अन्य ने मेरे आसन्न विनाश के बारे में अशुभ चेतावनियां दी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मैं 13 बेलवुड लेन के काले इतिहास में गहराई से उतरता गया। यह एक समय अंत्येष्टि गृह था, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं परलोक में स्थानांतरित होती थीं। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया था और हवेली बेचैन आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार बन गया। यह घर अतृप्त आत्माओं का था, कोई जीवित इंसान नहीं था। इसीलिए और गहराई से जांच के लिए मैं वहां शाम को पहुंचा। मेरी जांच मुझे हवेली के नीचे एक छिपे हुए कक्ष तक ले गई। वहां मुझे उन लोगों के अवशेषों से भरी एक कब्रगाह मिली जो कभी इसकी दीवारों के भीतर सांत्वना ढूंढते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने मुझे काम पर रखा था वह उनमें से ही एक था। दुष्ट उपस्थिति से बचने के लिए बेचैन होकर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे मैं अंदर फंस गया। फोन लगातार बज रहे थे, आवाजें और भी भयावह होती जा रही थीं। पीड़ित आत्माएं अपनी पीड़ा के लिए प्रतिशोध की मांग कर रही थीं और मैं उनका अनिच्छुक माध्यम था। कमरा एक अलौकिक उपस्थिति से भर गया और जिस आदमी ने मुझे काम पर रखा था वह एक विचित्र छायादार आकृति में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनमें से एक बनने वाला था। ठीक उसी समय जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कमरे में फैल गई और एक गगनभेदी दहाड़ से हवा गूंज उठी। आत्माएं पीड़ा में विलाप कर रही थीं क्योंकि उन्हें नश्वर क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया था। हवेली मेरे चारों ओर ढह गया। जैसे ही मैं लड़खड़ाते हुए मलबे से बाहर निकला, मुझे दूर एक आकृति दिखाई दी। ये एक पुजारी था जो पीढ़ियों से बेलवुड लेन को परेशान करने वाली दुष्ट शक्ति को भगा रहा था। उसने मुझे बचा लिया। वर्षों बाद मैं आज भी रात के अंधेरे में भूतिया फुसफुसाहट सुनता हूं
जो उस बुराई की याद दिलाता है जो एक बार 13 बेलवुड लेन के कॉल सेंटर में छिपी थी। उस जगह की भयावहता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ भयावहताएं इतनी वास्तविक होती हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अगली कहानी है स्माइल, एक मुस्कान जिसमें कई राज छुपे होते हैं। मैं हमेशा से ही रहस्यमय मुस्कुराहट से मोहित होता था, जिसमें रहस्यों की दुनिया छिपी होती है। यह एक आकर्षण था जिसने मुझे एप्लाचियन पर्वत के मध्य में बसे विलक्षण शहर क्रेस्टवुड की ओर आकर्षित किया। मुझे नहीं पता था कि रहस्यों के प्रति मेरा जुनून मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। क्रेस्टवुड एक ऐसी जगह है जहां हर कोई दूसरे के व्यवसाय को जानता था, या ऐसा वे सोचते थे। शहर में मेरे आगमन पर उत्सुकता भरी निगाहों से स्वागत किया गया, लेकिन यह उसकी मुस्कुराहट थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, जिसे मैंने पहली बार स्थानीय रेस्टोरेंट में देखा था। मैं कॉफी का एक कप लेकर कोने में बैठा ही था कि मेरी नजर उस पर पड़ी। वह आत्मविश्वास के साथ अंदर आई। उसके उजले काले बाल एक ऐसे चेहरे की शक्ल दे रहे थे जो किसी दूसरे युग का लग रहा था, लेकिन यह उसकी मुस्कान थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैंने अपना परिचय दिया और हमने एक दूसरे से बातें करने लगे। उसने एक लेखिका होने का दावा किया और बताया कि क्रेस्टवुड की छिपी कहानियों से प्रेरित होकर लिखना चाहती थी। हाय, मेरा नाम सैम है। क्या आप यहाँ के रहने वाली हैं? हाय, मेरा नाम लिली है। हाँ, पर आप तो यहाँ के नहीं लगते। हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। इस शहर के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, पर यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ रहने का कितने दिनों का प्रोग्राम है? सच पूछिए तो मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूँ। मुझे यहाँ वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वह मेरी तरफ मुड़ी और एक मीठी सी मुस्कान देते हुए बोली, हाँ, यह शहर यहाँ आने वाले सभी लोगों को वो सब कुछ देती है जिसकी उन्हें तलाश है। ये शहर किसी को निराश नहीं करेगी, ना आपको और ना ही मुझे। इस तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर हमने एक दूसरे से उस दिन के लिए अलविदा लिया, पर इस वादे पर कि हम दोबारा मिलेंगे। वो शाम मेरे लिए एक यादगार शाम थी। मन में एक अनोखी शांति थी और दिल में एक अनोखी संतुष्टि थी। मैं रोज शाम को उस रेस्टोरेंट में जाता था, इस उम्मीद में कि लिली से एक बार फिर से मुलाकात होगी। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात फिर से लिली से हुई और उस शाम को भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लिली और मैं गहरे दोस्त बन गए। उसने बताया कि इस शहर में बहुत से राज छुपे हुए हैं जो यहाँ के रहने वालों को सुख और समृद्धि देता है। उसने बताया कि वो इस गुप्त रहस्य को उजागर करना चाहती है और उसके लिए वो मेरी मदद चाहती है। रहस्यों के प्रति हमारे साझा आकर्षण ने हमें करीब ला दिया। हम दोनों ने मिलकर अपनी खोज प्रारंभ कर दी और एक शाम खोज करते करते हम एक खंडहर में पहुंचे जहां हमारी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। इसके पन्ने रहस्यमय प्रविष्टियों से भरे हुए थे, जिनमें एक गुप्त समाज का उल्लेख था जो कभी क्रेस्टवुड में पनपा था। हम डायरी की सामग्री को समझने के प्रति जुनूनी हो गए, यह सोचकर कि इसमें शहर के रहस्यमय अतीत की कुंजी है। प्रविष्टियों में छिपी हुई सुरंगों, गुप्त बैठकों और पहाड़ों के भीतर छिपे खजाने की बात की गई थी, लेकिन यह वह नाम था जिसने हमारी शरीर में सिहरन पैदा कर दी। द स्माइलर्स। हमारी जिज्ञासा ने हमें डायरी में मिले सुरागों का पता लगाने के लिए आधी रात के अभियान की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। टॉर्च की रोशनी और उत्तर की इच्छा से लैस हम अंधेरे जंगल में चले गए। जैसे ही हम पेड़ों की भूल भुलैया से गुजरे तो हवा में ठंडक ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। घंटों बीत गए और अंततः हम एक सुरंग के छिपे हुए प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जैसा कि डायरी में वर्णित था। हम भूमिगत दुनिया में उतरे। हमारे दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे। क्रेस्टवुड के रहस्यों की गहराई शायद हमारी इंतजार में थी। सुरंग हमें मशालों से रोशन एक कक्ष तक ले गई। केंद्र में एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। हम
ये सोचकर खुश हो गए कि शायद हमने उस गुप्त राज की खोज कर ली है या फिर एक बड़े खजाने की। हमने उत्सुकता पूर्व उस संदूक को खोला, लेकिन हम ये देख अचंभित हो गए कि उसमें तो सिर्फ मुखौटे थे, सिर्फ मुखौटे, जिसे देख मेरे मुंह से निकल गया। मुखौटे, ऐसी वीरान जगह पर कौन ऐसे मुखौटे रखता है और किसके लिए? इसका मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, तुम इन्हें पहन के देखते क्यों नहीं? शायद कोई सुराग या कोई गुप्त राज का पता ही चल जाए। रहस्यमय मुस्कान से सजी चीनी मिट्टी के मुखौटों की पंक्तियां हमें घूर रही थीं। मैंने उसमें से एक मुखौटा उठाकर पहन लिया। मुखौटा पहनते ही मुझे एक भयानक परिवर्तन महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मुखौटों में एक शक्ति, एक द्वेषपूर्ण शक्ति है, जिसने हमें द स्माइलर्स के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए और उत्तर खोजने के लिए मजबूर किया है। मुखौटे में अंकित चित्रों और निर्देशों को अपना मार्गदर्शक बनाकर हमने क्रेस्टवुड के रहस्यों की गहराई से पड़ताल की। हमारे द्वारा खोजे गए प्रत्येक सुराग से शहर के इतिहास की एक गहरी परत उजागर हुई। स्माइलर्स यह सिर्फ एक गुप्त समाज नहीं था, बल्कि एक भयावह शक्ति थी जिसने सदियों से शहर को नियंत्रित किया था। जैसे जैसे हमने गहराई में खोजा, मैंने पाया कि यह समूह आदमखोर है। यह जानकर मैं डर गया। यह समूह इंसानों के अंगों का सेवन करके एक अलौकिक शक्ति प्राप्त करती है। यह संगठन बहुत कुछ इल्यूमिनाटी की तरह है। यह संगठन मम्मन डीमन की पूजा करती है, जो डीमन ऑफ वेल्थ के लिए जाना जाता है। यह संगठन इतने गुप्त रूप से अपना काम करती है कि स्थानीय पुलिस और कानून को भी इसकी भनक तक नहीं है। अचानक मुझे स्मरण हुआ कि सुरंग में रखे मुखौटों में एक विशेष चिन्ह था, जो मैंने लिली के कलाई के निचले भाग में भी देखा था। इस बात का स्मरण होते ही मेरे मन में एक विचार आया। क्या लिली खुद द स्माइलर्स से जुड़ी हो सकती है? उसकी मोनालिसा जैसी मुस्कान क्या महज एक संयोग है, या उससे अधिक, या उसकी भागीदारी का प्रतीक? लेकिन क्या वह इच्छुक भागीदार थी, या लिली उन लोगों के द्वेष का शिकार थी? मुझे लिली से आज बात करना ही होगा। ये वाकया मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहे, जिनका स्पष्टीकरण होना जरूरी था। उस रात मैंने अपने संदेह के बारे में लिली से बात की। द स्माइलर्स के साथ अपने संबंध को कबूल करते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, हाँ, मैं स्माइलर संगठन की एक सदस्य हूँ। बचपन से ही मुझे अगला नेता बनाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उस वक्त मैं छोटी और मजबूर थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, जिसके लिए तरस रही थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, पर हर बार हार गई। पर जब मैं तुमसे मिली तो मुझ में एक उम्मीद जगी। यह बोलते हुए वो रो पड़ी। उसे आश्वासन देते हुए मैंने कहा, तो चलो हम आज रात को ही यहाँ से भाग चलते हैं। यह सुनकर उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब है हमें इस संगठन का पर्दा सबके सामने फाश करना चाहिए, ताकि कोई और लिली इनका शिकार ना हो सके। तो फिर हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। जो तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हैं, उनसे इस संगठन का पर्दा फाश हो जाएगा। यह बोलते हुए मैं एक नए जोश के साथ जाने लगा। मुझे जाता देख लिली मुझे रोकते हुए मेरा हाथ पकड़ ली और उसने कहा, रुको, तुम्हें क्या लगता है यह संगठन अब तक इतनी कुशलता से गुप्त क्यों रह सकी है? इस संगठन में इस शहर के बहुत बड़े और नामी व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी बात यहाँ की पुलिस और प्रशासन दोनों सुनेगी। हमारी नहीं, हमें और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे। लिली की बात सुनकर मैं ना चाहते हुए भी राजी हो गया। साथ मिलकर हमने शहर में द स्माइलर्स के रहस्यों को उजागर करने की एक योजना तैयार की, लेकिन हमने उनकी ताकत को कम आंका। जैसे ही हमने साक्ष्य एकत्र किए, हमने पाया कि उनके क्रूर सदस्यों द्वारा हमें फंसाया जा रहा है। हम फंस गए थे और द स्माइलर्स के सदस्यों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने लिली की तरफ देखा। लिली मुस्कुराते हुए मेरी ओर मुड़ी और उसने कहा, हेलो सैम, वेलकम टू द पार्टी। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम चाहो तो हमारे संगठन का सदस्य बन सकते हो या भोजन, फैसला तुम्हारा है। हमारे भारत देश में रहने वाले एक फोटोग्राफर की कहानी सुनते हैं उसकी जुबानी। मेरा नाम शुभम है।
मैं इंडिया के मेरठ शहर का रहने वाला हूं। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मैं हमेशा से ही अज्ञात के आकर्षण की ओर आकर्षित रहा हूं। नई जगह और आश्चर्यजनक चीजें मुझे हमेशा रोमांचित करते हैं। आज मैं एक भूतों का फोटोग्राफर के रूप में मैंने बहुत प्रसिद्धि पाई है। आज मेरे द्वार लिए गई तस्वीरें उन जगहों के बारे में लोगों को अवगत कराती है जो जगह लोगों से छुपी हुई है, जिनसे हम और आप अनजान हैं। किसी दिन मैं आपको उन सभी कहानियों के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको आज की ये मेरी आप बीती पहली कहानी, जो एक अलौकिक शक्ति या एक एलियन से मेरी पहली मुलाकात, या शायद एक दूसरे आयाम की खोज जिसका अनसुलझा रहस्य मुझे आज भी सोचने में मजबूर करता है, क्या कोई ऐसी जगह भी इस पृथ्वी पर है, और उससे बढ़कर ये कि क्या ऐसी चीजें भी होती हैं। आप ही की तरह मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर मैंने अपनी आंखों से उसे नहीं देखा होता और महसूस ना किया होता। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्वयं शुरुआत से ही भूतों का फोटोग्राफर नहीं था। उन दिनों मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और एक दिन एक आर्टिकल से मुझे पता चला कि अमेज़न के जंगल के एक भाग में कुछ अनोखे जीव जंतुओं को देखा गया है। ये जानकर मैं उन जीव जंतुओं के फोटो लेने के लिए निकल पड़ा। उन दिनों हवाई जहाज के टिकट के दाम आसमान छूते थे और मेरी आमदनी उतनी नहीं थी कि उसे अफोर्ड कर सकूं। इसलिए मैंने समुद्री मार्ग लेना उचित समझा। वैसे और कोई विकल्प भी तो नहीं था। हफ्तों का सफर करके मैं आखिरकार अमेज़न के विशाल घने जंगल तक पहुंच गया। जंगल बहुत घना था और मुझे पता नहीं था कि मुझे कितने दिन लगेंगे। इसलिए मैंने वहां के फॉरेस्ट गार्ड से एक अलग केबिन का पता लगा के उस केबिन को किराए पर लिया। एक नए उत्साह और एक नई खोज करने का संकल्प लेकर मैं उस जंगल में प्रवेश कर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि केबिन अकेला खड़ा था। ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था जो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। यह एकांत स्थान था जो प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता को कैद करने के लिए आदर्श था, जिसे देख मैं आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गया। वाह, क्या वातावरण है! ऐसी वातावरण शहर में कहां। पहले दिन से ही मैं अपनी फोटोग्राफी में जुट गया। सुंदर वातावरण और प्रकृति की तस्वीर लेते हुए मेरी नजर आसपास के पेड़ों पर बने अजीब प्रतीकों पर पड़ी। वे प्राचीन प्रतीत हुए, मेरे द्वारा देखे गए किसी भी अन्य चित्रों से भिन्न। ऐसा लग रहा था कि निशान एक विशेष दिशा में एकत्रित हो रहे हों, मानो किसी छुपी हुई चीज की ओर इशारा कर रहे हों। फोत्सुकतावश मैंने अपना कैमरा हाथ में लेकर जंगल की गहराई में प्रतीकों का पीछा किया। जंगल और घना होता गया। उन प्रतीकों ने मुझे एक छोटी सी जगह पर ले गए, जहां हवा में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। केंद्र में एक अनोखे पत्थर की वेदी थी, जिसे देख मेरे मन में यह विचार आया कि ऐसी जगह और वो भी इस जंगल में। विचित्र है, मैं जल्दी से इसका एक फोटो ले लेता हूं। जैसे ही मैंने रहस्यमय वेदी की तस्वीर खींची, मुझे अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरी बाहों में रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि वहां मैं शायद अकेला नहीं हूं, कोई और भी मेरे आसपास है। कौन है? क्या कोई है वहां? अजीब है, शायद मेरा वहम है, और कोई दिख भी तो नहीं रहा यहां। फिर मैंने चारों दिशाओं में अपनी नजरें घुमाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई दिख जाए, अगर कोई वहां हो तो। कुछ देर तक अपनी नजरों से छानबीन करके जब कोई नहीं दिखा तो मैं अपना कैमरा लेकर वहां से जाने लगा कि अचानक चारों दिशाओं से अजीब आवाजों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। मैंने कई गुप्त भाषाएं सीखी हैं, जिस कारण मैं उन शब्दों का अनुवाद करके उन शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये एक ऐसी भाषा में जो इस पृथ्वी की तो नहीं थी। मैंने ध्यानपूर्वक उन शब्दों को सुनता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वे आवाजें अचानक बंद हो गईं और एक घोर सन्नाटा चारों ओर छा गया। पक्षियों की चहचहाने की आवाज, पैरों के पत्तों की ध्वनि, सब कुछ शांत हो गया। यह कैसी आवाजें थी? ये कहां से आ रही थी और अचानक बंद भी हो गई? ये आवाजें प्राकृतिक तो नहीं लग रही है, तो फिर ये क्या है? मैं अचंभित होकर इधर उधर देखता रहा। ऐसा लगा मानो प्रकृति अपना काम छोड़कर मेरी ओर देख रही हो। यह सोच
मैं भयभीत हो गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और केबिन में लौट आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात को मैं नहीं सो सका। किसी अज्ञात खतरे के सामने केबिन एक किले की तरह महसूस हो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और तभी वैसी ही आवाजें मेरे केबिन के बाहर सुनाई दी जो मैंने उस रहस्यमय वेदी के समीप सुनी थी। अजीब फुसफुसाने वाली आवाजें जो दीवारों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मैंने केबिन के खिड़की से बाहर देखा, मुझे जंगल में एक आकृति दिखी। वो व्यक्ति कौन है? कहीं इन सब के पीछे किसी इंसान का तो हाथ नहीं है न जो यहाँ आए लोगों को डरा के यहाँ से भगाना चाहते हैं। मुझे इस राज का पर्दा फाश करना ही होगा। ये सोचकर मैं अपनी टॉर्च के साथ उस आकृति का पीछा करने बाहर चला गया। वो आकृति मुझे घारे घने जंगल में ले गया, लेकिन मैं फिर भी उसका पीछा करता रहा। वो आकृति जंगल में एक जगह जाकर लुप्त हो गई, जिसे देख मैं सोच में पड़ गया। अरे, वो अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? क्या वो इंसान था? अगर नहीं तो वो क्या था? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक विचित्र गोलाकार गड्ढे पर पड़ी जो बहुत गहरा था और उस काली रात से भी अधिक काला था। ये देख मैंने सोचा, केबिन के एक तरफ वो वेदी है और दूसरी तरफ ये गड्ढा। मैं इसे जल्दी से अपनी डायरी में इसका एक नक्शा बना लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है, और इस जगह को भी अंकित कर लेता हूँ। जब मैंने उस गड्ढे को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह इस जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं का केंद्र हो। उत्सुक से लैस और सावधान होकर मैंने आगे की जांच करने का फैसला किया। किसी भी तरह के सुराग की तलाश में मैं केबिन में वापस आके तलाशी ली कि शायद कोई सुराग या जानकारी मिल जाए, और अचानक मेरी नजर धूल भरी दराज में छिपी एक पुरानी पत्रिका पर पड़ी। ये केबिन में पहले से ठहरे किसी व्यक्ति का था, रमेश नाम का एक व्यक्ति। रमेश की पत्रिका ने प्रतीकों और रहस्यमय गड्ढे के प्रति उनके जुनून का वर्णन किया। उन्होंने अजीब रीति रिवाजों और अपने विश्वास के बारे में लिखा कि रात में गड्ढा दूसरे लोक का द्वार है। ऐसा लग रहा था मानो वह उसी रहस्य में डूब गया हो जिसने मुझे अपनी ओर खींचा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मैं गड्ढे के खिंचाव को रोक नहीं सका। रमेश की पत्रिका ने जिज्ञासा का एक ऐसा बीज बोया था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैं जानता था कि गड्ढे के पार जो कुछ भी है वह दुनिया अपरिचित है, अपरिभाषित है। इसके साथ ही मेरे मन में यह विचार आया कि अगर इस दुनिया से हम वहां जा सकते हैं तो उस दुनिया के भी तो कोई इस दुनिया में आ सकता है। ये उन आत्माओं के दुनिया का द्वार है जहां मृत्यु के बाद के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मुझे मृत्यु के बाद के रहस्य को जानना ही होगा। यह एक बारी खोज होगी, लेकिन उस लोक में जो प्रेतात्मा है, कहीं मेरे इस प्रयास से वे इस दुनिया में ना आ जाए। ये सोचकर मैं और भी भयभीत हो गया। घबराहट के साथ मैं अपना कैमरा लेकर एक बार फिर गड्ढे की ओर बढ़ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और अज्ञात में कदम रखा। जैसे ही मैं गड्ढे में अपना एक पांव रखा, पांव रखते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका और गिरने का एहसास हुआ। यह ऐसा था मानो गुरुत्वाकर्षण ने मुझ पर अपनी पकड़ खो दी हो और मैं अंधेरे और छाया के एक असली दायरे में गिर गया। मैं कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन मैं अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकता था। ऐसी आवाजें जो ऐसी भाषा में बोल रही थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हरकतों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है तो मैं घबरा गया। मेरे चारों ओर लोगों की चीखने की आवाज और द्वेषपूर्ण शब्द सुनाई देने लगी और डरावनी आकृतियां मेरे चारों ओर घूमने लगी और मुझे अपने वश में करने का प्रयास करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देगा। तभी एक आकृति मेरे सामने प्रकट हुई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने लगी और मैं कुछ न कर सका। लेकिन वह आकृति मुझे और गहरे अंधेरे में ले जाने के बजाय मुझे रोशनी की तरफ ले गई और मैंने अपने आप को उसी स्थिति में पाया जब मैंने अपना एक पांव उस गड्ढे में रखा था। जैसी ही मेरी चेतना वापस आ गई, मैं यह समझने के लिए बेताब था कि क्या हुआ था। मैं वापस केबिन की ओर भागा। मैंने किसी भी सुराग के लिए रमेश की पत्रिका को खंगाला, लेकिन इससे रहस्य और गहरा हो गया। गड्ढा एक अकल्पनीय क्षेत्र का द्वार था और मैंने मुश्किल से इसके रहस्यों की सतह को खरोंचा था।
मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन गड्ढे के रहस्य मुझे परेशान करते रहते हैं। मेरे पास उत्तरों से अधिक प्रश्न रह गए हैं, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास है? अगर आपके पास भी कोई रियल घटना या कहानी है तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ दिखाएंगे। हमारा एडमिन ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में। एक वीरान थिएटर में गए 5 दोस्त, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस ना आ सका। क्या होगा अब जानते हैं इस कहानी में। कभी कभी हम जो सुनते हैं या जो हमें बताया जाता है, असलियत उससे बहुत भिन्न होता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ, जहां इस थिएटर की असली कहानी हमें आखिर में पता चली, जिसने हमें अचंभित कर दिया। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। शरद ऋतु की तेज हवा अपने साथ पूर्वाभास की भावना लेकर आई, जब मैंने अपने पुराने दोस्त एलेक्स के रहस्यमय निमंत्रण को उजागर किया। मैं दौड़ते हुए फोन के पास पहुंच गया। इस बात से अनजान कि यह फोन कॉल मेरे वर्तमान जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। हेलो राज, मैं एलेक्स बोल रहा हूँ। हाय एलेक्स, कैसा है भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, चलो हम सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, बताओ कहाँ चले? इस बार कुछ रोमांचकारी करते हैं। मैंने एक हॉन्टेड थिएटर के बारे में सुना है। नाम है रिवर व्यू थिएटर। वहां के लोगों ने उस थिएटर के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां बताई हैं। कहते हैं कि जो वहां गया है आज तक वापस नहीं आया। अरे यार, कहाँ फंसा रहा है? कहीं और चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाह है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ लोगों को वहां से दूर रखने की साजिश है, बस, और कुछ नहीं। हम सब लोग मिलकर उस राज का पर्दा फाश कर देंगे। एलेक्स थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, हम सब लोग साथ होंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम बाकी दोस्तों को भी राजी कर लोगे ना? ठीक है भाई, मैं बाकी दोस्तों को भी राजी कर लेता हूँ। तो ठीक है, इस शनिवार की आधी रात को रिवर व्यू थिएटर के रहस्यों का पता लगाएंगे। उस दिन पूर्णिमा भी है। अगर कोई भूत होगा भी तो यहाँ एक नई खोज होगी, और अगर नहीं तो हम लोग मिलकर उस अंधविश्वास पर से पर्दा उठा देंगे। ये बोलकर एलेक्स ने फोन रख दिया। संदेश सरल था, फिर भी इसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। स्वयं इस भावना से उबर नहीं पाया कि इस निमंत्रण में अन्वेषण के लिए एक आकस्मिक अनुरोध से कहीं अधिक कुछ था। रिवर व्यू थिएटर का उल्लेख अतीत का एक क्षयकारी अवशेष, भूली हुई कहानियों और छिपे रहस्यों की छवियों को दर्शाता है। मेरे बेहतर फैसले के विपरीत अज्ञात के आकर्षण ने मुझे इस भयानक यात्रा पर मेरे साथ जाने के लिए दोस्तों के एक समूह को इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे मैंने सारा, मार्क और लिसा से संपर्क किया, अजीबोगरीब निमंत्रण साझा किया और रहस्य की हवा से भरी रोमांच की कहानी बुनी, प्रत्याशा बढ़ गई। हॉन्टेड थिएटर की खोज की संभावना ने मेरे दोस्तों के बीच उत्साह और घबराहट का मिश्रण पैदा कर दिया। अनिश्चितता के बावजूद वे मेरे साथ शामिल होने के लिए सहमत हुए। प्रत्येक अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित हुआ। कुछ दिनों बाद वो शाम आखिरकार आ ही गई, जिस दिन हम एक मिशन पर जाने वाले थे। उस शनिवार की रात को आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे हमारी अभियान के रहस्य को और भी बढ़ा दिया। हम मीटिंग पॉइंट पर एकत्र हुए। जब हमने आगे की यात्रा की, मौन स्वीकृति के साथ एक दूसरे पर नजरें डाली, तो हमारी नसें फूल गईं। एलेक्स ने जो नक्शा संलग्न किया था, वह हमें घुमावदार सड़कों और भूली हुई गलियों से तब तक मार्गदर्शन कराता रहा, जब तक कि हम रिवरव्यू थिएटर के भव्य मुखौटे के सामने नहीं खड़े हो गए। थिएटर का बाहरी हिस्सा, जो कभी भव्यता का प्रतीक था, समय की मार की भेंट चढ़ गया था। टूटे हुए स्तंभ प्रवेश द्वार को सुशोभित कर रहे थे, और वह साइन बोर्ड, जो कभी ब्लॉकबस्टर खिताबों का दावा करता था, अब तिरछा लटका हुआ है, जो इसके पूर्व गौरव की छाया थी। चंद्रमा ने पेड़ों की घनी छांव के माध्यम से क्षीण किरणें डाली, जो थिएटर को चुभती नजरों से बचाती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे हम जंग लगे दरवाजों के पास पहुंचे, एक बेचैनी का भाव हमारे मन में घर कर गया। जैसे ही हमने जंग लगे गेट को धक्का देकर खोला,
उन्होंने विरोध में कराहना शुरू कर दिया, जिससे एक रास्ता खुल गया जो हमें भूले हुए थिएटर के केंद्र में ले गया। थिएटर के मैदान के भीतर की हवा में भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल उल्लू की दूर की आवाज और शरद आरतू की हवा में पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। हमने लॉबी में प्रवेश किया, जहां बीते युग के अवशेषों ने हमारा स्वागत किया। लंबे समय से भूले हुए प्रदर्शनों के फटे हुए पोस्टर, घिसे पिटे कालीन पर कन्फेद्दी की तरह बिखरे हुए फीके टिकटों के ठूंठ, टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आने वाली मंद रोशनी खस्ताहाल दीवारों पर भयानक छाया डालती है। एक अजीब सी अनुभूति हमारे ऊपर हावी हो गई, मानो थिएटर ने ही अपनी सांसें रोक ली हों और जीवित घुसपैठियों द्वारा अपने लंबे समय से दबे रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रहा हो। हम ये देखकर बहुत दुखी हुए कि जो थिएटर एक समय अपनी चरम सीमा पर था और यहाँ आने वाले दर्शकों का स्वागत बड़े ठाट बाट से करता था, वह थिएटर आज एक निष्क्रिय शव की भांति हमारे सामने खड़ी है। हम फ्लैशलाइट की मंद चमक से निर्देशित होकर आगे बढ़े, जो अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। गलियारे हमारे सतर्क कदमों से गूंज रहे थे और जैसे जैसे हम भूल भुलैया संरचना में गहराई तक उतरे, हवा ठंडी होती गई। हमारी खोज हमें थिएटर के सभागार तक ले गई। फीकी लाल मखमली सीटों की कतारें उस कटे फटे पर्दों से सजे मंच के सामने थीं। एक दूर की बुदबुदाहट किसी प्रेत की फुसफुसाहट की तरह हमारे कानों तक पहुंची। जैसे जैसे ध्वनि तेज होती गई, हमने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। आवाजों का एक अलौकिक कोरस जो थिएटर की दीवारों से निकलता हुआ प्रतीत होता था। हवा में व्याप्त तनाव को दूर करने का प्रयास करते हुए सारा घबरा कर हंसी। अरे दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो हमारे साथ छल कर रही है, उसने आश्वस्त किया। हालांकि उसकी आंखों में अनिश्चितता की झलक दिख रही थी। हमारे बीच संशयवादी मार्क ने पुराने थिएटरों की अपनी भाषा होने के बारे में चुटकी ली, जो लंबे समय से चले आ रहे प्रदर्शनों की गूंज में बात करती थी। हमें कम ही पता था, असली प्रदर्शन अभी शुरू होना बाकी था। सारा के मूड को हल्का करने की कोशिश के बाद जब हम खामोशी से चल रहे थे, तो हमारे कदमों की गूंज पूरे सभागार में गूंज उठी। ऐसा लगा कि हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई है और हमारे बीच एक अकथनीय तनाव बना हुआ है। हमने एक दूसरे पर नजरें डाली, चुपचाप माहौल में बदलाव को स्वीकार किया, जो उस भयावहता की प्रस्तावना थी जो हमारा इंतजार कर रही थी। थिएटर के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम आगे बढ़े। जब हम संकीर्ण गलियारों को पार कर रहे थे, जो मुड़ते और मुड़ते हुए प्रतीत होते थे, तो टिमटिमाती रोशनियां हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करती थीं, जो हमें खस्ताहाल संरचना के केंद्र में गहराई तक ले जाती थी। दूर की बड़बड़ाहट लगातार बनी रही, हर कदम के साथ तेज होती गई, मानो दीवारें भूली हुई कहानियां फुसफुसा रही हों। जैसे ही हमने मंच के पीछे के क्षेत्र का पता लगाया, हवा एक अनकही प्रत्याशा से घनी हो गई। धूल से ढके प्रॉप्स और फेंकी गई पोशाकें उस स्थान को सुशोभित करती थीं। उस समय के अवशेष जब थिएटर जीवन से स्पंदित था। यह एक भूले हुए ड्रेसिंग रूम था। लिसा डर के हाँफने लगी, उसकी नजरें शीशे पर टिक गईं। ये देख मैंने पूछा, लिसा क्या हुआ? वो वहाँ कुछ था। कहाँ? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वहाँ उस शीशे में मैंने अभी एक भयानक आकृति को देखा था। तभी मंद रोशनी में हमारे पीछे एक छायादार आकृति उभरी, जिसे देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और वो आकृति जिस प्रकार अचानक प्रकट हुई थी, उसी प्रकार अचानक गायब भी हो गई, जिसे देख घबराहट ने हमारी सामूहिक सांसों को जकड़ लिया। लेकिन अचंभित वाली बात तो ये थी कि वो आकृति सिर्फ मुझे और लिली को ही दिखी। मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में अवगत कराते हुए कहा, दोस्तों, तुमने वो देखा, वो आकृति वहां? कहाँ? वहां तो कुछ भी नहीं है राज। तुम दोनों को वहम हो गया है, इतना मत सोचा करो। तमनकारी सन्नाटा एक दूर के विलाप से टूट गया। एक शोकपूर्ण रोना जो थिएटर की नींव से निकलता हुआ प्रतीत होता था, जिसे सुन हमारी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई और हमारी स्थिति एक गहरी गंभीरता में डूब गई। थिएटर, जो कभी जीवंत प्रदर्शनों का मंच था, अब प्रेत दर्शकों का आयोजन करता था और हम एक बुतान नाटक में अनजाने खिलाड़ी थे।
बढ़ती बेचैनी के बावजूद एलेक्स ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। ये सिर्फ एक डरावना पुराना थिएटर है दोस्तों, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। हमेशा स्केप्टिक रहने वाला मार्क भूतिया प्रेत के विचार का उपहास उड़ाया और हमारे अनुभवों का श्रेय थिएटर के भयानक माहौल से प्रेरित अति सक्रिय कल्पना को दिया। अरे दोस्तों, ये सब तुम लोगों का वहम है और कुछ नहीं। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। तुम लोगों ने इस थिएटर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुन रखा है। ये सब कुछ उसका असर है और उसके ऊपर ऐसा भूतिया दिखने वाला थिएटर है। ये सब मिलकर तुम्हारे डर को एक आकृति दे रही है, बस और कुछ नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने हमारी खोज जारी रखी। चलते चलते हम एक मंद रोशनी वाले गलियारे के अंत में एक अलंकृत दरवाजे पर ठोकर खा गए। दरवाजा, जो समय से अछूता प्रतीत हो रहा था, धूल भरे पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ कक्ष था। घबराहट के साथ हमने गुप्त स्थान में प्रवेश किया। उस कमरे में एक भूले हुए युग के अवशेष थे। धूल भरी स्क्रिप्ट, फीकी तस्वीरें और फटी पुरानी पोशाकें उस स्थान को सुशोभित कर रही थी। प्रत्येक वस्तु एक बीती त्रासदी की कहानियां फुसफुसा रही थी। जैसे जैसे हम कलाकृतियों को छानते गए, हमें एक एहसास हुआ। थिएटर में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था और हम अनजाने में निराशा के जाल में फंस गए थे। कलाकृतियों के बीच हमें पुराने अखबारों का एक ढेर मिला जो रिवरव्यू थिएटर के अंधेरे अतीत को बयां करता था। दशकों पहले एक प्रेम त्रिकोण मंच के पीछे सामने आया था, जिससे एक भयानक हत्या हुई थी जिसने थिएटर की विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी। कहा जाता है कि पीड़ा और विश्वासघात से त्रस्त बदकिस्मत अभिनेताओं की आत्माएं हॉल में घूमती रहती थीं और हमेशा के लिए उस मंच से बंधी रहती थीं जो उनके दुखद निधन का गवाह था। तभी लिसा को एक हस्तलिखित पत्र मिला जो काफी हद तक चल चुका था, जिसमें उस हत्या का उल्लेख था, जिसे पढ़कर हमको इस थिएटर के मूल रहस्य का पता चला। दोस्तों, यह देखो, यहाँ इस थिएटर के बारे में लिखा है। यह कहकर लिसा उसको पढ़ने लगी। मेरा नाम प्रीति है। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, पर मैं इस पत्र के माध्यम से आपको इस थिएटर में जो आगे होने वाला है और जिस कारण होने वाला है उससे अवगत कराना चाहती हूँ। इस थिएटर का मालिक चबन लाल की बुरी नज़र मुझ पर थी और वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। मुझे हासिल करना जैसे उसका एक जुनून बन गया है। लेकिन मैं रूपेश से बेइंतहा प्यार करती हूँ और थिएटर के सभी कर्मचारी भी मेरे साथ हैं, जिस कारण चबन लाल मुझे हासिल न कर पाया। और आज मैं और रूपेश आज के शो के बाद शादी करने वाले, जिसका पता नहीं कैसे चबन लाल को चल गया और मुझे हासिल न कर पाने की स्थिति में आज इस थिएटर में आग लगा दी है। इस थिएटर में आए हुए दर्शकों और मेरे सहकर्मियों के साथ हम दोनों भी इस आग में मारे जाएंगे। मैं आज तो मर जाऊंगी, पर मैं वापस जरूर आऊंगी अपना बदला लेने के लिए। मुझे मुक्ति सिर्फ। अरे चुप क्यों हो गई लिसा? आगे पढ़ो। उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है, आगे ब्लैंक है। शायद प्रीति यहाँ तक ही लिख पाई थी, जिसके बाद शायद आग ने उसे जकड़ लिया था। यह सुन, मार्क ने कहा, वो अपना बदला उस थिएटर के मालिक से चाहती होगी। यही होगी उसकी मुक्ति का मार्ग। यह सुन, मैंने कहा, इस थिएटर में आग 100 साल पहले लगी थी और उस आग में इस थिएटर का मालिक भी जलकर मर गया था। तो अब क्या किया जाए? पता नहीं प्रीति किस बदले की और किस मुक्ति की बात कर रही थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। इस रहस्य उद्घाटन ने हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और यह एहसास कि हम एक ऐसी कहानी में उलझ गए थे जो हमारी बनाई नहीं थी, आसन्न विनाश की भावना को बढ़ावा दिया। भूतिया आवाजें तेज हो गईं। छिपे हुए कक्ष में गूंजने लगी, मानो दीवारें अतीत की पीड़ा को प्रतिध्वनित कर रही हों। सारा ने एक पीले रंग की स्क्रिप्ट पकड़ रखी थी। उसकी आंखें हर गुजरती पंक्ति के साथ चौड़ी हो रही थीं। स्क्रिप्ट में एक नाटक का विवरण दिया गया है जो उस दुखद प्रेम कहानी को प्रतिबिंबित करता है, जिसका संकेत उन अखबारों में दिया गया था जिन्हें हमने पहले सुना था। कमरा किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, मानो बदकिस्मत अभिनेताओं की आत्माएं पर्दे के पार से हम तक पहुंच रही हों। जैसे ही एक वर्णक्रमीय उपस्थिति का पता चला, कमरे में ठंडक छा गई, तापमान गिर गया और एक अलौकिक आकृति हमारे सामने साकार हो गई।
एक समय के प्रमुख अभिनेता की भूतिया छवि जो हमेशा के लिए अपनी दुखद कहानी के अंतिम कार्य को फिर से जीने के लिए अभिशप्त हो गई। कमरा खोई हुई आत्माओं की पीड़ा से गूंज उठा और एक एहसास ने हमें बिजली की तरह झकझोर दिया। थिएटर न केवल जीवित लोगों के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीड़ित अतीत के भूतों के लिए भी एक मंच था। एक भयावह भूतिया आकृति ने मंच की ओर इशारा किया। उसकी आंखें हमें थिएटर के बीचों बीच होने वाले वर्णक्रमीय नाटक को देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे ही हम अनिच्छा से सभागार में वापस आए, दमनकारी चुप्पी ने एक अलौकिक प्रस्ताव, अलौकिक की एक सिंफनी का रास्ता दे दिया जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। मंच, जो कभी हमारे अन्वेषण की पृष्ठभूमि मात्र था, अब एक भूतिया प्रदर्शन के केंद्र में बदल गया है। फीकी लाल मखमली सीटों पर अलौकिक दर्शकों का कब्जा था। उनकी भूतिया निगाहें मंच पर साकार होने वाले वर्णक्रमीय अभिनेताओं पर टिकी थीं। वातावरण में ऐसी तीव्रता से कंपन हुआ जो हमारे द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी तीव्रता से कहीं अधिक था। यह नाटक एक उदास सौंदर्य, प्रेम और विश्वासघात की एक दुखद कहानी के साथ सामने आया जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया। अभिनेता जो अब केवल दिखावे मात्र हैं, एक ऐसी अद्भुत सुंदरता के साथ आगे बढ़े जिसने हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। भूतिया दर्शक शाश्वत पुनरावृत्ति में फंसे हुए मूक निर्णय में देखते रहे, क्योंकि नाटक एक भूतिया पाश में खेला गया था। जैसे ही हम जीवित लोगों के बीच खड़े हुए, हम एक ऐसे प्रदर्शन के अनिच्छुक गवाह बन गए जिसने प्राकृतिक दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया। भूतिया अभिनेता याचना करते प्रतीत होते थे। उनकी क्षणभंगुर आवाजें उनके दुखद भाग्य के बंधनों से मुक्ति की याचना गूंज रही थी। फिर भी थिएटर ने एक दुष्ट संचालक की तरह उन्हें दुह की सतत सिम्फनी में बंदी बना लिया। हमेशा एहसास हुआ थिएटर केवल प्रेतवाधित नहीं था, यह अतीत की रुकी हुई आत्माओं के लिए एक जहाज था, एक ऐसा मंच जिस पर अतीत के अनसुलझे नाटक निरंतर चलते रहते थे। भूतिया प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया। पीड़ित आत्माओं की चीखें सभागार में गूंजने लगी, मानो थिएटर की नींव ने उस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया हो जो उसके साथ हुई थी। जैसे ही आधी रात हुई, हमने खुद को एक भूतिया समाधि में फंसा हुआ पाया। इस भयावह दृश्य से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ थे। मंच पर भूतिया आकृतियां हमारी ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहें उस घूंघट को भेद रही थीं जो जीवित लोगों को मृतकों से अलग कर रहा था। उस भयावह क्षण में वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं और हम एक भयानक दोहराव में अनजाने भागीदार बन गए जो प्रेतवाधित रिवरव्यू थिएटर के गलियारों से गूंज रहा था। वर्णक्रमीय प्रदर्शन के अंतिम स्वर हवा में गूंजते रहे और भूतिया दर्शक वापस छाया में चले गए। एक समय जीवंत रहने वाला मंच अब भयानक सन्नाटे में खड़ा था। इसके अलौकिक कलाकार भयानक झांकी में जमे हुए थे। हम जीवित घुसपैठिए एक अलौकिक वास्तविकता के शिखर पर खड़े रह गए थे। इस अस्थिर सत्य से जूझ रहे थे कि थिएटर स्वयं एक जीवित इकाई थी जो एक भयावह नाटक का मंचन कर रहा था जिसने जीवित और मृत दोनों को फंसा लिया था। चलो दोस्तों, अब हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। चलो जल्दी निकलते हैं। हम लोग एक बार फिर उस थिएटर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन भूल भुलैया हमें प्रेतवाधित मंच पर वापस ले गई। लेकिन इस बार माहौल बदल गया था और प्रेतवाधित थिएटर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। वह भूतिया आकृति अब एक अलौकिक प्रकाश में हमारे सामने लुप्त हो गई। एक सामूहिक सांस के साथ हम प्रेतवाधित थिएटर से बाहर निकल गए। बाहर आके सभी लोग अचंभित हो गए कि क्या हुआ। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, प्रीति की अधूरी इच्छा, उसके अधूरे शो को पूरा करना था, जिसके बाद वो रूपेश के साथ शादी करने वाली थी। आज तक उसकी यह अधूरी इच्छा पूरी न हो सकी, जिस कारण वे दो प्रेमी एक न हो सके। आज हमारी वजह से प्रीति को मुक्ति मिल गई है। ये सुन सारा ने कहा, तो फिर बाकी के दर्शक और प्रीति के सहकर्मियों की आत्माएं वे क्यों भटक रहे थे? और मैं सारा की बात को काटते हुए बोला, चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों के हर सवाल का जवाब घर चल के देता हूँ। और इस संतुष्टि और कुछ सवालों के साथ हम वापस अपने घर चले गए। क्या हो?
अगर आप एक ऐसे आइलैंड में खो जाएं जहां जाने वालों को भयानक मौत मिलती है, क्या होगा आप जानते हैं इस कहानी में। दी कास्टअवे। मेरा नाम आर्यन है। मैं आज एक गोस्ट हंटर हूं। भूत और आत्माओं को पकड़कर वहां के स्थानीय लोगों को और वहां से गुजरने वालों को उन आत्माओं से मुक्ति दिलाना जैसा मेरा जुनून बन गया है। लेकिन मेरे इस जुनून की उत्पत्ति मेरे एक द्वीप को खरीदने की इच्छा से हुई, जिसने मेरे पूरे जीवन को ही हमेशा के लिए बदल दिया। जिंदगी कब करवट बदल दे ये कोई नहीं बता सकता। वह मेरे 18वें जन्मदिन की सुबह थी, जब मैं रोज की तरह अपने गार्डन में दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। बेटा, आज तुम 18 के हो गए हो। बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। दादाजी, मेरे माता पिता के जाने के बाद आपने मुझे बचपन से ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं आपका आशीर्वाद है। मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं। दादाजी मुस्कुराए और कुछ देर सोचकर कहा, बेटा, हमारा यह विशाल एम्पायर की भागदौड़ मैं तुम्हारे हाथों में सौंपकर चैन से अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं, पर इस विशाल साम्राज्य की भाग दौड़ तुम संभालो। उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम शहर से दूर एकांत में प्रकृति के बीच में कुछ दिन बिताओ, जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए मेस्मोक नमक आइलैंड खरीदा है। वाओ दादाजी, थैंक यू। मैं जरूर जाना चाहूंगा। इसकी तैयारी मैं खुद करूंगा। मुझे समुंदर का ज्यादा अनुभव तो नहीं था, लेकिन मेरे उत्साह के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। मैंने एक शानदार यॉट खरीदी जिसका नाम मैंने ब्लैक पर्ल रखा और एक कैप्टन और कुछ सर्वेंट्स के साथ अपने पहले समुद्री सफर पर निकल पड़ा। सर, ये 12 घंटों का सफर है। हम शाम के 6 बजे निकले थे तो लगभग सवेरे तक हम वहां पहुंच जाएंगे। आपके दादाजी ने पहले से ही उस द्वीप पर एक सुंदर सा बीच हाउस बनवाया है और 5 सर्वेंट्स भी हैं उस बीच हाउस का देखभाल करने के लिए। आपको वहां कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो तो है, थैंक्स। सफर रोमांचित लग रहा था। नसी साफ आसमान जिसमें झिलमिल तारों का समूह ऐसा लग रहा था जैसे वे सब मेरे साथ एक सहयात्री बनकर इस सफर में मेरे साथ चल रहे हों, जिसे मैं मंदमुग्ध होकर देख रहा था। साहब, आपका डिनर तैयार है। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी साहब। मैं डिनर करके सो गया, दूसरे दिन के अपने एक नए और अनोखे अनुभव के लिए। पर मुझे पता नहीं था कि नया और अनोखा अनुभव तो होगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी एक अनोखा करवट लेने जा रही है। इन सब बातों से अनजान मैं सपनों की दुनिया में खो गया था। अचानक मेरी नींद एक भयावह गर्जना से टूट गई और मैंने बाहर जाके देखा कि तेज बारिश हो रही है। मेरे यॉट पर बारिश की मार पड़ रही थी और दूर तक बिजली की गड़गड़ाहट अशुभ रूप से सुनाई दे रही थी। आकाश में अंधेरा और लहरें निरंतर क्रोध के साथ यॉट से टकरा रही थीं। तूफान में मैंने अपनी बोट को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया और बिजली ने मंथन करते समुद्र को रोशन कर दिया हो। जैसे ही मैं तूफान से जूझ रहा था, गहराई से एक विशाल लहर मेरी बोट से टकराई और मुझे बर्फीले पानी में फेंक दिया। मेरे चारों ओर की दुनिया अंधकार में विलीन हो गई। मैंने लोगों की चीख पुकार सुनी, पर मैं विवश था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और अचानक कोई चीज आकर मेरे सर से टकराई और मैं बेहोश हो गया। दूसरी सुबह एक समुद्र तट पर मुझे होश आया और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ मेरे नाव के टूटे अवशेष पड़े हुए हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। तभी मुझे कप्तान और सर्वेंट्स की चिंता हुई और चारों दिशाओं में मैं उनका नाम पुकारता रहा, लेकिन वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं समझ गया था कि तूफान ने मुझे एक ऐसे द्वीप पर धकेल दिया था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मेरी बोट, मेरी एकमात्र जीवन रेखा तूफान से टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस गया हूं, घबराहट फैल गई। संचार का कोई साधन नहीं था और मुझे अपने स्थान का भी पता नहीं था। जहां तक नजर जा सकती थी, घने उष्णकटिबंधीय पत्ते फैले हुए थे और हवा नमी से भारी थी। वहां एक भयानक सन्नाटा था। मैंने पत्तों और झरियों से एक आश्रय बनाया। द्वीप पर मैंने भोजन जुटाया और अपने आसपास के संसाधनों से कच्चे उपकरण बनाए। हर दिन प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध था,
और मेरा एकमात्र साथ वह अकेलापन था जो मुझे खत्म कर देने की कोशिश करता था। तीसरे दिन की शाम को जब मैं समुद्र के अनंत विस्तार को देख ही रहा था कि एक छोटी नाव किनारे पर आई और कुछ लोग उसमें से उतरे। वे रास्ता भटक गए थे, ऊबड़ खाबड़ और मौसम की मार झेल रहे थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उनके नेता ने अपना परिचय कैप्टन जिमी के रूप में दिया और बताया कि वे भी मेरी तरह विभिन्न जहाजों के डूबने से बचे हुए लोग थे। मैंने उन लोगों को मेरे द्वारा एकत्रित किया गया खाना और कपड़े दिए, जो खाकर सब लोग बहुत खुश और संतुष्ट हुए। कुछ दिन बीतने के बाद हम लोगों ने देखा कि आइलैंड के इस भाग में खाना पर्याप्त नहीं है। यह देख कैप्टन जिमी ने कहा, द्वीप के इस भाग में खाना हम सब लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है और इस द्वीप के चारों तरफ एक गहरा घना कोहरा छाया हुआ है जिसके पार हमें कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं खोजी दल कब तक हम तक पहुंचेगी। हमें इस आइलैंड को और अंदर तक एक्सप्लोर करना चाहिए। यह सुन कैप्टन का असिस्टेंट बोला, लेकिन सर। तभी उसको टोकते हुए कैप्टन बोला, क्या पता कि हमें इस आइलैंड पर कुछ और ही मिल जाए या इस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही मिल जाए। हम सब ने कैप्टन के इस बात पर सहमति दिखाई। दूसरे दिन हम सब लोग इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया। एक चांदनी रात में हम द्वीप के मध्य में गहराई तक गए। हमें एक झरने के पीछे छिपी एक विशाल गुफा के प्रवेश द्वार दिखा। गुफा के प्रवेश द्वार को भयानक प्रतीकों से सजाया गया था और टॉर्च की रोशनी में सुरंगों का एक भूलभुलैया नेटवर्क दिखाई दे रहा था जो अंधेरे में अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। क्या ऐसे वीरान द्वीप में एक ऐसी गुफा, यही तो प्राकृतिक नहीं लग रहा, ये तो मानव निर्मित लग रहा है। यहाँ इस द्वीप पर यह गुफा किसने बनाई होगी और क्यों? मैं इस द्वीप के बारे में जानता हूँ। यह द्वीप सत्ययुग से इस पृथ्वी पर है और इस द्वीप का इस पृथ्वी के अतीत से गहरा संबंध है। क्या अतीत से संबंध? कैसा संबंध? और इस गुफा में ऐसा क्या है? इसमें क्या है और क्या राज छिपा है वो तो मुझे नहीं पता। चलो इस गुफा के अंदर जाकर पता करते हैं। कैप्टन और उनके असिस्टेंट के चेहरों को देखकर मुझे साफ पता चल रहा था कि वे दोनों हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अगर कोई राज होगा भी तो वो हमें पता चल जाएगा। जैसे ही हम गुफा में गहराई तक गए, मुझे एक दुष्ट उपस्थिति का एहसास हुआ। दल और अधिक आशंकित हो गया। उनके हाथों में मशालें कांपने लगी। तभी हमारी नजर प्राचीन अवशेषों से भरे एक कक्ष और उन्हीं प्रतीकों से सजे एक संदूक पर पड़ी। लगता है यहाँ कोई खजाना है जो किसी ने यहाँ छुपा रखा है। आओ हम इसे खोलकर देखते हैं। जैसे ही कैप्टन जिमी ने संदूक खोला, उसमें कीमती हीरे, जवाहरात और सोने की अशर्फियां थीं। लेकिन उस संदूक को खोलते ही एक अलौकिक चीख कक्ष में गूंज उठी। हमें एहसास हुआ कि हमने अपनी समझ से परे एक अभिशाप को जगा दिया था जो सदियों से निष्क्रिय था। भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आने से दल में दहशत व्याप्त हो गई। कैप्टन जिमी एक दीवार की तरफ देखते हुए मानो स्तब्ध हो गए। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर उनका असिस्टेंट उनके पास धीरे धीरे जाते हुए बोला, कप्तान, कप्तान, आप ठीक तो हैं? चलिए, हमें इस खजाने को लेकर यहां से निकल जाना चाहिए। एक दुष्ट आत्मा ने कैप्टन जिमी पर कब्जा कर लिया था और जब वे मुड़े तो उनका एक भयानक रूप सामने आया। वे दहशत भरी आवाज में गुर्राए, जिसे देख हम सब भयभीत हो गए। एक एक करके आत्माओं ने 2-3 साथियों को अपने वश में कर लिया। तभी कैप्टन ने उस असिस्टेंट का सर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। यह देख हम सभी लोग चारों दिशाओं में भागने लगे। मेरे साथ 3 और लोग सही दिशा में भागे और भागते भागते हमें अपने दूसरे साथियों की चीख पुकार सुनाई दी, लेकिन हम कुछ ना कर सके। हम समझ गए थे कि वो आत्माएं जो इस गुफा में कैद थे अब आजाद हो गए हैं, या उस संदूक को खोलकर हमने उनको आजाद कर दिया है। लेकिन अब इन बातों को सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। हम बाकी बचे लोग उस गुफा से बाहर निकलते हुए एक खंभे को तोड़ दिया, जिससे गुफा का द्वार पत्थर गिरने से बंद हो गया।
उस भयानक परिस्थिति से बचकर निकलकर हम सबके मन में एक संतुष्टि और अपने साथियों को खोने का दुख महसूस हुआ। हम नहीं बच पाएंगे। तुम लोगों ने देखा ना क्या हुआ कैप्टन और बाकी साथियों के साथ। साथियों, हमें इस आइलैंड से बाहर निकलना ही होगा। वो दीवार उन लोगों को बहुत दिनों तक रोके के नहीं रख सकेगी। हमें एक नाव बनाना होगा जिसमें बैठकर हम सब यहां से निकल सकेंगे। हम सब ने मिलकर दिन रात एक करके 2 दिनों में एक राफ्ट बना लिया। इन 2 दिनों में हमने अपने साथियों के गुर्राने और पत्थरों को खरोचने की आवाज सुनी। मृत्यु के भय ने हमारे नींद को हमसे कोसों दूर कर दिया था और आखिरकार हमने 2 दिन में एक राफ्ट बना लिया। पर तब तक गुफा में कैद उन लोगों ने गुफा का द्वार तोड़ दिया था और वे लोग हमारी तरफ दौड़े। लेकिन हम उस राफ्ट पर सवार होकर उस आइलैंड से निकल गए। दिनों तक हम भटकते रहे। भूख और प्यास के कारण एक एक करके सभी साथियों की मृत्यु हो गई। आखिर में सिर्फ मैं बचा। और जब मेरी सांसों ने मेरा साथ छोड़ने का फैसला किया, तभी मेरी बुझती आंखों ने एक जहाज देखा और मैं बेहोश हो गया। उस जहाज ने मुझे रेस्क्यू कर लिया और 2 दिन बाद घर वापस आकर मुझे पता चला कि मैं 2 साल बाद वापस लौटा हूं, जो सुनकर मैं अचंभित हो गया। 2 साल बाद ये कैसे हो सकता है? मैं तो मुश्किल से सिर्फ 1 महीना ही रहा हूं उस आइलैंड पर। मैं समझ गया था कि वो आइलैंड कोई मामूली आइलैंड नहीं था। वहां का एक दिन इस दुनिया का 1 महीने के बराबर है। अचानक मुझे दादाजी का ध्यान आया जो मुझे वहां नहीं दिख रहे थे। और दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे कहां हैं? एक सर्वेंट आगे आकर बोला, साहब, दादाजी पहले 1 साल तक आपको खोजने के लिए सैकड़ों हवाई जहाज और जहाज चारों दिशाओं में महीनों तक भेजते रहे, लेकिन आपका कोई पता ना चल सका और आपको खोने के गम में 3 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह सुनकर मैं रो पड़ा। कुछ दिन बाद मैंने उस आइलैंड को सभी मैप में ढूंढा, परंतु यह द्वीप किसी भी मैप में नहीं था। यहां सिर्फ भूले हुए यात्री ही पहुंच सकते हैं। यह जानकर मैं चुप रहा। इस भयावह घटना का कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इस घटना ने मेरे अंदर एक नया जुनून उत्पन्न कर दिया, गोस्ट हंटिंग की। जब मेरा जुनून उस डर पर हावी हो गया, तब उस घटना को भूलकर मैंने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी, पर अब एक गोस्ट हंटर के रूप में, परंतु इस बार और सशक्त तैयारी के साथ। एक शापित पेंडेंट जो आपके दासत्व के बदले दे सकता है अपार संपत्ति, वैभव और समृद्धि। क्या आप उसे पहनना पसंद करेंगे? मैंने कभी भी हमारे तहखाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुराने फर्नीचर से भरी एक उदास, अव्यवस्थित जगह, छत से लटकते मकड़ी के जाले और नीचे की ओर जाने वाली एक चरमराती लकड़ी की सीढ़ी। यह हमारे घर का एक भूला हुआ कोना था जो वर्षों से अछूता था। लेकिन एक तूफानी रात, जब बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और हवा प्रतिशोध की भावना की तरह चिल्ला रही थी, जिज्ञासा ने मुझे उन चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे ले गई। तहखाना एक टाइम कैप्सूल की तरह था, अतीत का एक भयानक संग्रहालय। भूले बिसरे फर्नीचर धूल भरी चादरों से लिपटे हुए थे और दीवारों पर प्राचीन पेंटिंगें लगी हुई थी। मेरी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती हुई उन आंखों से भूले हुए पारिवारिक चित्रों को उजागर करती है जो मेरी हर गतिविधि का अनुसरण करती प्रतीत होती है। बीते युग के अवशेषों के बीच मेरी नजर एक अनोखे, प्राचीन दिखने वाले संदूक पर पड़ी। यह जटिल रूप से ऐसे प्रतीकों से उकेरा गया था जिन्हें मैं समझ नहीं सका। लकड़ी घिसी पिटी थी, मानो उसने सदियां देखी हो। एक अज्ञात आग्रह ने मुझे जकड़ लिया, मुझसे इसे खोलने और इसके रहस्यों को उजागर करने का आग्रह किया। मैंने संदूक का ढक्कन खोला तो अंदर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। ये एक पेंडेंट था। इसकी चेन उम्र के साथ उलझ गई थी। पेंडेंट अमूल्य दिखने वाले रत्न से सुशोभित था, जो आधी रात के अंधेरे में भी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित था। मंत्रमुग्ध होकर मैं इसे पहनने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही पेंडेंट मेरी छाती से लगा, मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। यह ऐसा था मानो पेंडेंट जीवित हो,
मानो वह अपनी प्राचीन जेल से मुक्त होने के लिए किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। उसकी नीली, गहरी और रहस्यमयी सुंदरता मेरी आत्मा पर कब्जा कर रही थी। उस रात नींद को मुझे गले लगा लेना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं भयावह सपनों से घिर गया। मैंने स्वयं को एक विशाल छायादार शून्य में पाया। एक आकृति, चुभने वाली आंखों वाला एक छाया चित्र जो जलते अंगारों की तरह चमक रहा था, मेरे सामने साकार हुआ। इसमें प्राचीन शापों के शब्द फुसफुसाए, ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं सका, और मेरी गर्दन के चारों ओर का पेंडेंट मेरी त्वचा पर गर्म हो गया। मेरी नींद टूट गई। मैं ठंडे पसीने से लथपथ था। सपने इतने ज्वलंत, इतने वास्तविक थे कि मेरा दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था, और पेंडेंट एक अभिशाप की तरह मुझसे चिपक गया था। मेरे मन में इसकी उत्पत्ति, इसके उद्देश्य और जिस भयावह शक्ति से यह जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उसके बारे में प्रश्न घूमने लगे। एक अस्पष्ट मजबूरी से प्रेरित होकर मैं पेंडेंट को अपने हाथ में कसकर पकड़कर एक बार फिर तहखाने में उतर गया। तहखाना अब अलग महसूस हो रहा था, मानो परछाइयां जीवित थीं, रहस्य फुसफुसा रही थीं, जिन्हें मैं लगभग समझ सकता था। जैसे ही मैं तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में पहुंचा, पेंडेंट की चमक तेज हो गई। इसने एक छिपे हुए मार्ग को रोशन कर दिया, एक संकीर्ण गलियारा जो पृथ्वी के अंदर तक जाता था। दीवारें अजीब निशानों से ढकी हुई थीं, एक ऐसी भाषा जिसे मैं समझ नहीं सका। जैसे ही मैं गहराई में गया, मेरे कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज उठी। मंद रोशनी में मुझे उस विचित्र इकाई का सामना करना पड़ा जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। यह छाया से साकार हुआ। इसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं, जिसका अस्तित्व जीवित लोगों के दायरे में नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, वह मेरी ओर बढ़ी। इकाई की लंबी उंगलियां मेरे पैरों से केवल इंच की दूरी पर थीं, पर मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा। हांफते हुए मैंने बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन दुष्ट उपस्थिति बनी रही। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूं। पेंडेंट मेरे हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है। तहखाने के बंद दरवाजे से भयानक फुसफुसाहटें निकल रही हैं। क्या मैंने इकाई को बंद कर दिया है, या उसने मुझे बाहर कर दिया है? तहखाने के रहस्य जो कभी गुप्त थे, जाग गए हैं, और मैं एक खुले अंत वाले दुःस्वप्न के साथ रह गया हूं जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक चीज तो समझ गया था कि यह पेंडेंट कोई आम पेंडेंट नहीं है। यह पेंडेंट उस अंधेरे को समझने की कुंजी है जो अब मुझे परेशान करने वाली है। यह एक गहरा रहस्य है, एक द्वेषपूर्ण शक्ति है, और मैं इसका अनिच्छुक मेजबान हूं। अज्ञात डर और संघर्ष की यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और मुझे डर है कि शायद असली बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। अगर उस दिन तहखाने से तो मैं बच के निकल आया था, पर उस अनसुलझे रहस्य ने मुझे बेचैन कर दिया। क्या वो आत्मा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, या मेरी मदद चाहती थी? इसी कश्मकश में दिन रातों में बदल गए, और मैंने पाया कि मैं पेंडेंट की पहेली में फंस गया हूं। यह बेचैनी एक जुनून बन गया था। मैंने इसके इतिहास, इसकी उत्पत्ति और उस द्वेषपूर्ण इकाई से इसके संबंध पर शोध करना शुरू किया। पेंडेंट वास्तव में प्राचीन था, एक लंबे समय से भूली हुई सभ्यता द्वारा तैयार किया गया था, जो निषिद्ध जादू में डूबा हुआ था। अफवाह थी कि इसके भयावह रत्न में एक दुष्ट देवता, शुद्ध अंधकार का सार समाहित है। हर गुजरते दिन के साथ पेंडेंट की शक्ति मुझ पर मजबूत होती गई। इसने मेरे मन में गहरे विचार फुसफुसाए, मुझे तहखाने के रहस्यों को गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया, और मुझे उस इकाई की तलाश करने के लिए मजबूर किया जो वहां छिपी हुई थी। मैं अब अपने कार्यों पर नियंत्रण में नहीं था। एक द्वेषपूर्ण खेल में मैं केवल एक मोहरा बन के रह गया था। एक रात मैं तहखाने के बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। पेंडेंट एक भयानक रोशनी से स्पंदित हो रहा था, और मुझे पता था कि यह मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। अपने मार्गदर्शक के रूप में पेंडेंट के साथ मैं छिपे हुए गलियारे में गहराई तक गया। दीवारों पर निशान जीवंत, हिलते और डुलते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि वे जीवित हों। इकाई छाया से उभरी,
उसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। यह ऐसी आवाज में बोला जो मेरी आत्मा की गहराइयों तक गूंजती रही। मुझे मेरी दासता के बदले में शक्ति, ज्ञान और अनगिनत धन की पेशकश की। इसने वादा किया कि अगर मैं स्वेच्छा से इसके सामने समर्पण कर दूं, तो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य उजागर हो जाएंगे और मुझे अपार संपत्ति मिलेगी। इकाई के वादों के आकर्षण और जो मैंने प्रकट किया था, उसकी भयावह वास्तविकता के बीच उलझा हुआ मैं झिझक रहा था। पेंडेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसका प्रभाव मुझे पागलपन के कगार के करीब धकेल रहा था। जैसे ही मैं एक द्वेषपूर्ण सौदेबाजी के कगार पर खड़ा था, मेरे भीतर से एक आवाज जो अभी भी मेरी अपनी थी, अवज्ञा में चिल्लाई, नहीं। और मैंने पेंडेंट को अपनी गर्दन से फाड़ दिया, जिससे उसकी पकड़ मेरे ऊपर से टूट गई। जैसे ही पेंडेंट जमीन पर गिरा, इकाई गुस्से में दहाड़ने लगी। उसकी चमक बुझ गई। मैं उसके गुस्से और हताशा को, उसकी शक्ति को कम होते हुए महसूस कर सकता था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया, तहखाने से भाग गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। इकाई की क्रोधपूर्ण चीखें पूरे घर में गूंज उठी, क्योंकि वह एक बार फिर अंधेरे में कैद हो गई थी। अपने कमरे की सुरक्षा में वापस मैंने पेंडेंट को देखा, जो अब अपने पूर्व स्वरूप का एक निर्जीव अवशेष है। मैं जानता था कि दुष्ट सत्ता अभी भी तहखाने में मौजूद है। उसकी शक्ति कम हो गई है, लेकिन पराजित नहीं हुई है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बंद दरवाजे से अभी भी डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थी, जो नीचे इंतजार कर रहे अंधेरे की लगातार याद दिलाती थी। मैं उसके चंगुल से बाल बाल बच गया, लेकिन पेंडेंट का प्रभाव मुझ पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। द्वेषपूर्ण शक्ति ने हार नहीं मानी थी, और मुझे पता था कि वह जाल में फंसाने के लिए एक और मेजबान, एक और आत्मा की तलाश करेगी। जैसे ही मैंने अपने अगले कदम पर विचार किया, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या मैंने सही चुनाव किया है। क्या मेरे ऊपर से पेंडेंट का कब्जा छोड़ना एक गलती थी? अपार संपत्ति, वैभव और समृद्धि को त्यागना क्या सही विचार था? या क्या मैंने खुद को मौत से भी बदतर भाग्य से बचा लिया था? मैं जानता था कि प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई जारी थी, एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष जो मेरे भाग्य को आकार देगा। वह पेंडेंट, जो अब एक शापित कलाकृति है, मेरी मेज पर पड़ा था, जो उन भयावहताओं की लगातार याद दिलाता है जो मैंने देखी थी। मैं केवल यही आशा कर सकता था कि मेरे पास आगे आने वाले सभी अंधकारों का सामना करने की शक्ति हो, क्योंकि दुष्ट सत्ता तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि वह अपने संकल्प में सफलता प्राप्त न कर ले। तहखाने के रहस्य दबे रहे और मेरा भविष्य अनिश्चित था। दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था और मैं उसकी दुष्ट उपस्थिति को छाया में छिपा हुआ महसूस कर सकता था। फिर से आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रोमांचक ट्रैकिंग में गए 6 दोस्त जो वापस न लौट सके। उनके साथ क्या हुआ जानते हैं इस कहानी में। माउंटेन ट्रैकिंग। हम 6 दोस्तों ने माउंटेन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। जब हम वहां पहुंचे तो ठंडी पहाड़ी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। ऊंची ऊंची चोटियां हमारे सामने थीं, उनके दांतेदार किनारों को डूबते सूरज ने चूम लिया था। यह देख हम सब रोमांचित हो उठे। जैसे ही हम जंगल की गहराई में अपने साहसिक कार्य पर निकले, वातावरण हंसी और उत्साह से भर गया। पदयात्रा कठिन लेकिन आनंददायक थी। हमने ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार किया, तेज धाराओं को पार किया और रास्ते में मनमोहक दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह हमारे दैनिक जीवन की हलचल से मुक्ति जैसा महसूस हुआ। जैसे ही हम पहाड़ों के बीचों बीच आगे बढ़े, हमारा सामना एक रहस्यमय व्यक्ति से हुआ, जिसने खुद को एक अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में पेश किया। उसने फटे पुराने कपड़े और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसका अधिकांश चेहरा अस्पष्ट था। उसने हमें एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करते हुए एक छिपे हुए झरने तक ले जाने की पेशकश की। गाइड हमें जंगल में और अंदर ले गया,
और घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम एक हरे भरे अछूते जंगल के भीतर छिपे एकांत झरने तक पहुंचे। इसका क्रिस्टल सा साफ पानी चट्टानों से नीचे गिर रहा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हमें ऐसा लगा मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। जैसे ही हमने झरने की शांत सुंदरता का आनंद लिया, हमारे गाइड ने हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने एक पौराणिक अभिशाप के बारे में बात की जिसने इन पहाड़ों को त्रस्त कर दिया था। एक ऐसा अभिशाप जो जंगल में बहुत गहराई तक जाने वाले यात्रियों को फंसाता था। हमने इसे पर्यटकों को डराने वाली एक स्थानीय किंवदंती के रूप में हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही हम अपने कैंप साइट की ओर वापस बढ़े, आसमान में अंधेरा छा गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक हमें एहसास हुआ कि हमारा एक दोस्त गायब है। हम घबरा गए और चारों ओर उनका नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लगा मानो वे हवा में गायब हो गए हों। हमने खोजी दल बनाए और जंगल की खाक छानी। हमने आवाज लगाई और घने झाड़ियों में अपनी फ्लैशलाइटें चमकाई। कई घंटे बीत गए, लेकिन हमारे लापता दोस्त का कोई पता नहीं चला। भय और अनिश्चितता हवा में भारी रूप से तैर रही थी। थके हुए और निराश होकर हम फिर से संगठित होने के लिए अपने कैंप साइट पर लौट आए। तभी हमने अपने शिविर के आसपास के पेड़ों पर खुदे हुए अजीबोगरीब प्रतीकों को, जिसका अर्थ हमें समझ नहीं आया। श्राप के बारे में गाइड के शब्द हमें परेशान करने लगे। उत्तर के लिए बेचैन होकर हमने अपने गाइड की ओर रुख किया, लेकिन वह हमारे दोस्त की तरह ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। क्या वह गाइड उस अभिशाप के बारे में कुछ जानता था जो उसने साझा नहीं किया था? क्या हम सब खतरे में थे? उस रात हम तंबू में एक साथ बैठे थे और अप्रत्याशित घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारी नींद गायब हो गई थी और डर ने हमारी विवेकशीलता को कुंद कर दिया था। अब और पीड़ा सहने में असमर्थ होने के कारण हमने अभिशाप का डटकर मुकाबला करने का निर्णय लिया। हम कैंप फायर के आसपास एकत्र हुए और पेड़ों पर उकेरे गए प्रतीकों को समझने का प्रयास किया, यह आशा करते हुए कि इससे अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता पता चलेगा। जैसे ही हमने हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप किया, जंगल में एक ठंडी हवा चली जिससे हमारी आग बुझ गई। पेड़ जीवित प्रतीत हो रहे थे, उनकी शाखाएं अप्राकृतिक तरीकों से मुड़ रही थीं। कुछ द्वेषपूर्ण छाया में छिपा हुआ था और हमें उसकी उपस्थिति करीब आती हुई महसूस हुई। अंधेरे में हमारा लापता दोस्त प्रकट हुआ। उनकी आंखें खाली और खोखली थीं। उन्होंने हमें अपने साथ शामिल होने का इशारा किया। उनकी आवाज डरावनी फुसफुसाहट थी। पेड़ों पर प्रतीक एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे और हम जानते थे कि हमने अनजाने में अभिशाप को जन्म दिया है। एक एक करके हम अभिशाप के शिकार हो गए। हमारी आत्माएं अनंत काल के लिए पहाड़ों में बंध गई। हम अपने दोस्त के साथ अंतहीन पीड़ा में शामिल हो गए, हमेशा के लिए प्रेतवाधित जंगल में फंस गए। हमारी हंसी और उत्साह कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में बदल गए थे। उन सभी के लिए एक चेतावनी जो इन शापित रास्तों पर चलने का साहस कर रहे हैं। ये कहानी एक पुरानी डायरी में पढ़ते हुए एक कपल जो इस माउंटेन पर ट्रैकिंग करने आए थे, हैरान और परेशान हो गए। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और खुद को गाइड बताते हुए बोला, साहब आइए, आपको एक अलौकिक झरने तक ले चलता हूं। ये कहते हुए वो गाइड मुस्कुराया।